हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी रिवीजन सीरीज। तो गाइज, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट का फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने समझा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम लोगों ने एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझा था। हमने समझा था कि न्यूरॉन्स के स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसी के अलावा हम लोगों ने बात करी थी हमारे ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। देखो, अब हमने बात करी थी कि यार दो तरीके के सिस्टम होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक होता है उसका नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है उसका एंडोक्राइन यानी केमिकल सिस्टम। उससे पहले थोड़ा सा हमारी बॉडी को प्लांट के बारे में अगर हम लोग सोचें, देखो हमारी बॉडी में तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना। लेकिन प्लांट भी अलग अलग तरीके के मूवमेंट शो करते हैं जो कि स्टिमुलस पे डिपेंड हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो एनसीईआरटी में प्लांट्स के मूवमेंट्स के बारे में भी दे रखा है। अब बच्चों को ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है ना कि यार क्या है, कौन पढ़े प्लांट को, है नहीं पढ़ना है ना। लेकिन कोई टेंशन वाली बात मत करो, मैं बिल्कुल मस्त तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे ह्यूमन के, कि कैसे उनके हार्मोन्स काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन कौन कौन सी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखो, जब हम प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब बहुत बहुत सीधा सा है कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइप का सिस्टम नहीं होता है ना। इसका मतलब देखिए जरा, अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स दे डोंट हैव है ना, क्या नहीं होता भाई प्लांट्स के पास, दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम, सही है। और मूवमेंट के लिए दे ऑल्सो डोंट हैव मस्कुलर सिस्टम, यानी मसल्स भी नहीं होती प्लांट के पास, सही है। यानी प्लांट के पास एक तो नर्वस सिस्टम नहीं होता और दूसरा उनके पास मसल्स भी नहीं होती। अब यार मसल्स ही तो मूवमेंट करती है ना, लेकिन प्लांट्स के पास तो वो होती नहीं है, तो फिर क्या किया जाए भाई साहब, है ना। तो देखो, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते, प्लांट्स भी तो मूवमेंट शो करते हैं, राइट। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होते हैं। और बच्चा, ये जो मूवमेंट होते हैं ना, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, है ना। अगर आप लोगों को याद हो तो ये चीज़ मैंने आपको बोला था कि यार लाइफ प्रोसेस में भी देखो ये काम आएगी बाद में, है ना। प्लांट्स में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, ये देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन लोग। एक वो मूवमेंट होते हैं बेटा जिसको अपन बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। और एक दूसरे वाले होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ इनडिपेंडेंट मूवमेंट। तो एक हो गया ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और एक हो गया ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये वो मूवमेंट है जिनमें ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, सही है। और ये वो मूवमेंट है जिनमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होगी, ग्रोथ इज नॉट इन्वॉल्व्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ यार, ये तो सीधा सीधा मैंने लिख दिया कि ग्रोथ डिपेंडेंट जिसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ इंडिपेंडेंट जिसमें ग्रोथ नहीं होगी। ये क्या बात हुई सर। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, प्लांट्स कौन कौन से टाइप के मूवमेंट शो करता है। देखो, एक मूवमेंट तो होता है जैसे सनफ्लावर होता है ना, वो सन के डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करता है, हमने देखा है ना। कई सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जो सुबह होती है तब ओपन होते हैं, तब ब्लूम करते हैं अपने आप को, रात होके बंद हो जाते हैं। कई ऐसे प्लांट होते हैं जो कि रात में ओपन करते हैं अपने आप को और दिन में बंद हो जाते हैं, है ना। अलग अलग तरीके का सिस्टम है प्लांट के अंदर। ये वाले जो मूवमेंट है, अगर आप ध्यान से सोचो तो इन मूवमेंट्स के अंदर प्लांट की स्पेसिफिक ग्रोथ नहीं हो रही। या जैसे बहुत ही प्यारा एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट छुई मुई प्लांट का, है ना। छुई मुई प्लांट या टच मी नॉट प्लांट, इसका बॉटनिकल नाम होता है मेमूसा पुडिका। ये जो प्लांट होता है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा भी टच करते हैं, किसी भी तरीके का प्रेशर, अगर आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दो, फूंक भी मार दो ना, तो उसकी पत्तियां उस जगह पे बंद हो जाती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया पे उसकी जो लीव्स होती है ना वो इस तरीके से कर्ल होकर के अपने आप को क्लोज कर लेती है। तो इस मूवमेंट का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है ना प्लांट की। अगर ये मूवमेंट हो तो भी ग्रोथ हो रही है, नहीं हो तो भी हो रही है, समझ पा रहे हो।
तो ऐसे मूवमेंट जिनके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती बेटा उसको हम बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, राइट। जबकि वो मूवमेंट जिनके अंदर ग्रोथ होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि यार इस तरफ लाइट आ रही है तो प्लांट इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, समझ रहे हो, नीचे पानी अगर इस डायरेक्शन में है तो प्लांट की रूट इस डायरेक्शन में ग्रो कर जाएगी। तो ये जो है ना, ये एक तरीके का ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, क्योंकि यहां पर रूट की ग्रोथ हो रही है, वहां पर शूट की ग्रोथ हो रही है, समझ पा रहे हो। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं या जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं जिनमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है बेटा, ये ना परमानेंट होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझाऊंगा। और ये वाले जो मूवमेंट है ना बेटा, ये टेम्पोररी हो सकते हैं, ये टेम्पररी मूवमेंट हो सकते हैं, ओके। ये जो मूवमेंट होते हैं ये स्लो होते हैं, टाइम लगता है क्योंकि ग्रोथ होने में, सेल डिवाइड होने में, है ना, टाइम लगाएगा। लेकिन ये वाले जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट जनरली वाटर के इधर उधर जाने की वजह से होते हैं, ओके। तो ये जो मूवमेंट होंगे ना बच्चे, ये फास्ट होंगे, ये फास्ट मूवमेंट होंगे, क्लियर है, ठीक है। और ये वाले जो मूवमेंट है ना, ये सारे के सारे प्लांट एज इट इज फॉलो नहीं करते। जैसे सिज्मोनास्टिक जो कि टच मी नॉट प्लांट का है, वो सारे प्लांट फॉलो नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसी प्लांट का है। सनफ्लावर इस तरीके से जो मूव कर रहा है वो सिर्फ सनफ्लावर में होता है, बाकी किसी प्लांट के अंदर नहीं होगा। जो दिन में खिलने वाले फूल हैं, है ना, दिन में खिलने वाले फूल, वो सिर्फ वही फूल खिलेंगे जो दिन में खिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो डे यानी कि लाइट से रिलेटेड कोई तो मूवमेंट कर रहे हैं, वो रात वाले फूल नहीं करेंगे, समझ पा रहे हो आप। यानी कि यहां पर ये जो मूवमेंट होते हैं ना बेटा, ये प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, प्लांट या स्पीशीज स्पेसिफिक हो सकते हैं, मैं बोल सकता हूं ये स्पीशीज या प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, समझ पा रहे हो। जबकि ये वाले जो मूवमेंट होते हैं ना, ऑल ओवर जनरल होते हैं, ऑल ओवर जनरल होते हैं, जनरल मूवमेंट है ये, लगभग सारे के सारे प्लांट इस तरीके के मूवमेंट शो करते हैं, है ना। तो इन दोनों को हम लोगों को पढ़ना है। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं बेटा, एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है ना, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिज्म। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रॉपिज्म पढ़ने वाले हैं, जैसे कीमोट्रॉपिज्म, है ना, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, समझ पा रहे हो। और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है ना, उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नास्टिक मूवमेंट्स के बारे में। इनको हम नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट, ओके। तो नास्टिक मूवमेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होगी, टेम्पोररी होंगे, फास्ट होंगे और स्पीशीज स्पेसिफिक होंगे। जबकि अगर मैं ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बात करूं तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट है, यानी इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, स्लो प्रोसेस होंगे, परमानेंट होगा, और ये ऑल ओवर जनरल सारे प्लांट्स, ऑल ओवर जनरल सारे प्लांट्स इसको शो करते हैं, है ना। कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शंस होते हैं पर मैक्सिमम सारे प्लांट इसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल डिफरेंस है जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्लांट में कौन कौन से टाइप के मूवमेंट होते हैं, और उनके बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ओके। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक को पकड़ेंगे और मस्त उसको दो ढालेंगे, पकड़ करके एकदम धो डालेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, दिमाग में मस्त बैठ जाएगा, ठीक है। तो पहले फटाफट से इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं अब आगे। चलिए तो अब बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, है ना। 1 सेकेंड, टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो कौन कौन से टाइप के मूवमेंट हुए, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से मूवमेंट होते हैं भैया। एक तो होते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और एक होते हैं ग्रोथ इनडिपेंडेंट मूवमेंट, इनडिपेंडेंट मूवमेंट, है ना। ये दो तरीके के मूवमेंट यहां पर प्लांट में DEN, है ना। तो यहां पर ये दो तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि यार ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट ना परमानेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो समझो, मान लो कि यहां पर ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये इसकी सुंदर सुंदर लीव्स हो गई, और ये मान लो इसकी रूट हुई, है ना, ये क्या हो गई, प्लांट की रूट हो गई, सही है, ठीक है। अब देखो मान लो कि मैंने यहां पर पानी दिया प्लांट को, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। अब इसकी रूट फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी, सॉरी हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेगी, अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से, टेंशन मत लो। तो होगा क्या कि ये जो प्लांट की रूट है ना बेटा, ये प्लांट की रूट इस तरफ मूव करना शुरू करेगी, यानी कि ये प्लांट की रूट में जो नई ग्रोथ होगी, ये जो प्लांट की रूट में नई ग्रोथ होगी ना, वो इस तरीके से होगी, ये देखो लाइक दिस,
इस डायरेक्शन के अंदर होगी क्योंकि इसको पानी चाहिए, है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको उठा दूं और इसको उठा करके पानी को यहां कर दूं, है ना, मान लो पानी को उठा करके मैंने यहां कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट का ये वाला पोर्शन, जस्ट अ मोमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट का ये वाला मूवमेंट जो है ना ये वापस से ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये यहां पे ग्रोथ तो हो गई, ये ग्रोथ तो हो गई, अब प्लांट दोबारा यहां से मुड़ेगा, है ना, अब प्लांट दोबारा यहां से मुड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो ये वाली जो ग्रोथ हुई ना बेटा, ये वाली ग्रोथ, ये परमानेंट ग्रोथ हो गई। प्लांट अपनी रूट को यहां से यहां शिफ्ट नहीं करेगा, समझ पा रहे हो, प्लांट अपनी रूट को यहां से यहां शिफ्ट नहीं करेगा। या फिर अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो शूट है ना, अगर शूट मान लो इस डायरेक्शन में ग्रो हुई क्योंकि लाइट इधर से आ रही थी, अब मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो बेटा ये वाली ग्रोथ वापस से पहले जैसी नहीं होगी, ये यहां से होगी ना, फिर नई ग्रोथ इस डायरेक्शन में होगी, नई ग्रोथ उस डायरेक्शन में होगी, समझ पा रहे हो। तो ये जो ग्रोथ वाला मूवमेंट होता है ना, ये परमानेंट होता है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन इंक्लूड होता है, यहाँ पे नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर मैं ग्रोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करूं तो ये टेम्पोररी मूवमेंट है। ये कैसा मूवमेंट है? टेम्पोररी मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि ये होता है बेटा, हम लोग लिख लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, ये होता है वाटर के मूवमेंट की वजह से, वाटर मूवमेंट की वजह से, है ना। इसी को हम लोगों को सिस्मोनास्टिक मूवमेंट के अंदर पढ़ना है। ये वाटर मूवमेंट की वजह से होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक सेल है, ये सेल है और इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पानी है ये सेल के बाहर की तरफ, ये देख रहे हो, ये सेल के बाहर की तरफ, सेल के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है ना। भाई प्लांट सेल है तो क्या होगी? सेल वॉल होगी। ये देखो, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल वॉल हो गई, ठीक है। तो यहां पर ये पानी जो बाहर की तरफ मूवमेंट, ये प्रेशर लगा रहा है ना बेटा, ये देखो, ये पानी जो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, इस प्रेशर को बेटा अपन नाम देते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। इस प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं? टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर हाई है, टर्गर प्रेशर हाई है, इसका मतलब पानी भी ज़्यादा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाटर हाई है। इसका मतलब क्या है बेटा? सेल जो है वो स्वेल अप कंडीशन में, स्वेल अप कंडीशन में, समझ पा रहे हो। और वही अगर मान लो पानी निकल गया, पानी यहां से कम हो गया, तो यही कंडीशन कैसी हो जाएगी? ये देखो, सेल वॉल तो एज इट इज ही रहेगी, है ना, सेल वॉल तो एज इट इज ही रहेगी, लेकिन प्लांट सेल श्रिंक हो जाएगा बेटा। ये देख रहे हो, ये स्वेल्ड अप सेल है और ये श्रिंक हो गया, ये श्रिंक हो गया क्योंकि यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि यहाँ से पानी बाहर निकल गया। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो ये इस तरीके के मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट हो रहे हैं, मतलब मान लो लीफ का ऊपर या नीचे होना, है ना, लीफ का ऐसे बंद हो जाना, ये सारे के सारे वाटर के मूवमेंट, वाटर के एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए हो रहे हैं। और वाटर का जो मूवमेंट होता है ना बेटा, वो टर्गर प्रेशर को चेंज करता है। वो किसको चेंज करता है? टर्गर प्रेशर को चेंज करता है। जबकि यहां पे जो मूवमेंट होते हैं वो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे सेल डिवीजन इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन इन्वॉल्व है बच्चे। बताओ, समझ पा रहे हो क्या अच्छी तरीके से, है ना। तो ये दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, हम दोनों को एक एक बार में पढ़ लेंगे, ठीक है। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आइए, अब देखो बात करते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट की, है ना। तो यहां पे देखो, मैंने आप लोगों के लिए टच मी नॉट का एक सिंपल सा डायग्राम ले रखा है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो जो टच मी नॉट है, जिस जगह पे उसको स्टिमुलस मिला है ना, जिस जगह पे उसको स्टिमुलस मिला है उस जगह की लीफ उसकी फोल्ड हो गई, समझ रहे हो। देखो पीछे वाली जो लीफ है ना, ये ओपन है अभी भी, देख पा रहे हो आप लोग, पीछे वाली जो लीफ है वो अभी भी ओपन है। पर जिस जगह प्लांट को स्टिमुलस मिला, जिस जगह प्लांट को क्या मिला? स्टिमुलाई मिला, उस जगह पे लीफ हो गई क्लोज्ड, उस जगह पे लीफ क्या हो गई? क्लोज्ड। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो होता है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट, है ना। और हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये किसकी वजह से होता है? ये वाटर के एक जगह से दूसरी जगह मूव होने की वजह से होता है, वाटर के एक जगह से दूसरी जगह मूव होने की वजह से होता है ना। देखो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, आपकी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है इस बात को कि प्लांट्स के अंदर ना, प्लांट क्या यूज करते हैं? प्लांट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स,
इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। यानी इसका मतलब ये है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो न्यूरॉन्स में जाते हैं। नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है न्यूरॉन्स के अंदर जाए। मैंने बोला था ऐसा कोई भी सेल जो अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक्साइट कर सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो सकते हैं। बट मेनली प्लांट जो होता है ना, वो केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं अपन। अब बात कर रहे हैं नास्टिक मूवमेंट की। तो बेटा अलग अलग टाइप के नास्टिक मूवमेंट होते हैं, जैसे कि फोटोनास्टी, फोटोनास्टी या फोटोनास्टिक मूवमेंट। यानी इसके अंदर क्या होगा? स्टिमुलाई होगा, स्टिमुलाई होगा लाइट। स्टिमुलाई क्या होगा? लाइट। फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सर? हम बेटा अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं सनफ्लावर का, है ना। हम ले सकते हैं डे ब्लूमिंग फ्लावर्स, डे ब्लूमिंग फ्लावर्स का, क्योंकि इनको जब लाइट का स्टिमुलस मिलेगा ना तभी अपने आप को ओपन करेंगे। समझ पा रहे हो? ऐसे ही जो हमारे कोर्स में है वो है बेटा सिज्मोनास्टी, सिज्मोनास्टी, सिज्मोनास्टी। सिज्मोनास्टी मूवमेंट का जो एग्जाम्पल है ना बेटा हमारे पास, सिज्मोनास्टी मूवमेंट का जो एग्जाम्पल है वो है मेमूसा पुडिका। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट, है ना भैया, ना करो ना करो, टच ना करो हमें, है ना, दूर रहो हमसे। या इसको बोलते हैं छुई मुई, है ना। बच्चे नहीं होते जिनको अपन बोलते हैं कि ये क्या जरा सी लगने पे सो रो रहा है, छुई मुई है क्या? बिल्कुल ही, है ना। तो छुई मुई क्या होता है? जरा सा टच करो बंद हो जाता है, बोले बाहर में जाओ, मैं तो बंद हो गया, ऐसे हो जाता है वो, है ना। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है छुई मुई, कि मेरा हल्का सा छू मुड़ जाता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बेटा जी, इसमें बेटा जी जो हमारा स्टिमुलस है, इसमें जो बेटा हमारा स्टिमुलस है ना, वो है टच या प्रेशर। ठीक है, टच या प्रेशर। यानी बेटा यहां पर थिग्मोनास्टी वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है? थिग्मोनास्टी। हालांकि एनसीईआरटी में थिग्मोनास्टी स्पेसिफिकली दे रखा है टेंड्रिल के मूवमेंट के लिए। और बेटा टेंड्रिल का मूवमेंट जो होता है ना, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, याद रखना, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। तो टेंड्रिल का जो मूवमेंट है थिग्मोनास्टी वाला, थिग्मोनास्टी वाला, वो ग्रोथ रिलेटेड है बेटा, ग्रोथ रिलेटेड। अभी हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, पर वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। थिग्मोनास्टी में फिर से बता रहा हूं, ये थिग्मोनास्टी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। ठीक है, पर यहां पर भी क्योंकि टच से वो सेंसेशन जा रहा है, इसलिए हम थिग्मोनास्टी बोल सकते हैं। और कंफ्यूजन ना हो इसलिए दो नाम अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है ना, इसको अपन बाद में लिख लेंगे, चलो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। स्टिमुलस जो है वो टच के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम हम लोग क्या देंगे? सिज्मोनास्टी, है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों की एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही लिया, ये वो एरिया है। इसको देखो मैं ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये मेरा स्टेम है, ठीक है, और यहाँ से ये लीफ लग रही है ना, और अभी लीफ ओपन है। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो ये ऐसे, ये देखो ये लीफ ओपन है ना, समझ रहे हो? ये स्टेम का पार्ट है। बोले सर आपने तो चील को भी बना दिए। नहीं बेटा देख, इसको ना ऐसे काट, पत्ती है ना पत्ती, इसको ऐसे काट और सामने से दिख, ऐसे काट और सामने से दिख, ऐसे ही तो दिखेगा, बता। दोनों तरफ लीफ होगी और बीच में क्या होगा? स्टेम का पार्ट होगा, है ना। तो ये हमारे पास स्टेम है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर जो भी सेल्स हैं, जैसे मान लो ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं, है ना। ये देखो ये सेल्स हैं, ये सब सेल्स हैं, सेल्स का ही तो बना होगा, सही। तो यहाँ पर सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये देखो सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ है? खूब सारा पानी भरा हुआ है। ये देखो राइट हियर, है ना। तो यानी कि अभी कंडीशन कैसी है बेटा? अभी लीफ है ओपन, लीफ है ओपन, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा पानी है। इसका मतलब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्वेल्ड अप है, स्वेल अप है ना, स्वेल अप है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप इसको टच करते हो, जैसे मान लो कि मैंने इसको यहाँ पे टच किया, या मैंने जोर से फूंक मार दी, या मैंने पानी फेंक दिया, ठीक है, कुछ भी करा मैंने, है ना। तो होगा क्या? होगा क्या? इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं अपन, हाँ। तो देखो होगा क्या, जैसे ही मैं इस तरीके की कोई भी प्रेशर डालूंगा या फिर उसको किसी भी तरीके से टच करूंगा, तो होगा ये कि यहाँ पे जो पानी है ना, वो पानी तुरंत निकल जाएगा। लेकिन सर ये कैसे होगा? तो देखो एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो स्टेम वाला पार्ट है ना बेटा, ये स्टेम क्या करता है? ये रिलीज करता है सम केमिकल, रिलीज सम केमिकल,
ये कुछ केमिकल रिलीज करता है, ये कुछ केमिकल रिलीज करता है। और इन केमिकल के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, इन केमिकल के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है ना, वाटर का मूवमेंट होता है। अच्छा बेटा, वाटर के मूवमेंट के लिए ना आयन का मूवमेंट कराना पड़ता है। यहाँ पे जनरली पोटेशियम आयन का मूवमेंट होता है, पर इतना अपने को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इतना याद रखो कि यार वाटर का कुछ मूवमेंट होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही है ना, जैसे ही एज सून एज आई गिव स्टिमुलाई, जैसे ही मैंने इसको क्या दिया, स्टिमुलाई दिया, जैसे ही मैंने इसको स्टिमुलाई दिया है ना, किसको, लीफ को दिया है ना, लीफ की बात कर रहे हैं अपन। जैसे ही मैंने लीफ को स्टिमुलस दिया, ऐसे करके मैंने इसको टच किया, देखो मैंने इसको टच किया, ऐसे ही स्टेम से कुछ केमिकल रिलीज होंगे। ये केमिकल रिलीज करके क्या करेंगे, वाटर का मूवमेंट कराएंगे। और वाटर का मूवमेंट कैसे होगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, ये स्टेम था मेरा है ना, ये मेरा स्टेम था, ये देखो ये मेरा स्टेम था मान लो, ठीक है। वाटर का मूवमेंट कैसे हुआ कि यहाँ के सेल तो श्रिंक कर गए और पानी जो है वो पीछे भर गया, ये देखो ऐसा ऐसा हो गया, ये बंद हो गया है ना। यानी कि यहाँ के सेल क्या हो गए बेटा, थोड़ी देर के लिए श्रिंक कर गए है ना, टेम्पोररी है, कुछ मिनट्स तक रहेगा और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। और ये देखो पीछे वाले सेल अभी भी स्वेल्ड अप है, तो पीछे वाले सेल में बहुत सारा पानी है ना, पीछे वाले सेल्स में क्या है, बहुत सारा पानी है। ये पानी, ये देखो ये पानी मूव कर गया, ये पानी क्या कर गया, मूव कर गया। और ये पानी क्यों मूव किया, क्योंकि स्टेम से कुछ केमिकल बने थे है ना, यहाँ पे क्या बने थे बेटा, यहाँ पर कुछ केमिकल बने थे। ये केमिकल बन करके इन सेल के पास गए और इन सेल में क्या कराया, वाटर का मूवमेंट कराया। अब जहां पे वाटर कम हुआ, जहां पे वाटर कम हुआ वहां पर क्या हो गए, सेल श्रिंक हो गए है ना। टर्गर प्रेशर जो था वो लॉस्ट हो गया, टर्गर प्रेशर क्या हो गया, टर्गर प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है ना। और उसके अपोजिट जो थे पल्विनस वाले जो सेल्स थे, ये जो फूलन जो स्वॉलन बेस होता है ना बेटा लीफ का, उसको अपन पल्विनस कहते हैं, स्वॉलन बेस है ना। जैसे मान लो ये लीफ है, देखो मान लो जैसे स्टेम है, ऐसे करके स्वॉलन बेस के साथ लीफ लग रही है, ये स्वॉलन बेस है ना, तो इसको बेटा अपन बोलते हैं पल्विनस, पल्विनस स्वॉलन बेस ऑफ लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ पानी आ गया, देखो पानी नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे वाटर बढ़ गया, यहाँ पे वाटर बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ, देखो अगर मैंने कहीं पे पानी भर दिया और कहीं से पानी निकाल लिया, समझ पा रहे हो, जैसे मान लो ऊपर के सेल से मैंने पानी निकाल लिया और नीचे के सेल में भर दिया, तो बताओ नीचे के सेल तो स्वेल हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना, उनको एक्स्ट्रा जगह चाहिए फूलने के लिए। और ऊपर के जो सेल है वो बेचारे सिकुड़ जाएंगे, ऊपर के सेल क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और नीचे के सेल क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। तो ये लीफ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, समझ पा रहे हो आप, ये लीफ क्या हो जाएगी, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, जैसे ही हम इसको टच देंगे ना बेटा, ये कुछ इस तरीके की पोजीशन में पहुंच जाएगी, देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ वाली पोजीशन में पहुंच जाएगी। मतलब ये जो पोजीशन थी ना, ये देखो ये ऐसा हो गया लाइक दिस, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ, है ना। स्टिमुलस क्या था, फिर से लिख देता हूँ, देखो याद रखना बेटा, स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मिला इसको, और वो स्टिमुलाई क्या है, टच या प्रेशर। हम तो मेन प्रेशर को मानेंगे क्योंकि सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है, समझ पा रहे हो क्या अच्छी तरीके से, है ना। तो ये सिस्मोनास्टिक मूवमेंट का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हमारे टच मी नॉट के अंदर, ठीक है। आपको इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से लैंग्वेज बना करके लिख देना है ना। आप 10th क्लास में यार लैंग्वेज बनानी तो आती होगी तुम लोगों को, ठीक है, नहीं आती है तो जाओ फटाफट 5th क्लास में, है ना, लैंग्वेज बना के सीख करो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है बेटा, अपने को रटना नहीं है ना, वी डोंट वॉन्ट टू रोट, ठीक है, हम रटना नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं, हम कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ को समझ लिया ना, तो उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी पूछा जा सकता है ना। देखो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, थर्स्टी क्रो वाली कहानी याद है, कौवा होता है, कंकड़ उठाता है, पानी ऊपर आता है, पानी भी जाता है। तो वो कहानी है ना, वो कहानी हमने समझ ली कि हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब मान लो आज भी बिना रिवीजन के, लास्ट तुमने कब पढ़ी थी, कुछ सेकंड जो क्लास में थे तब पढ़ी होगी, है ना, 3rd क्लास में, कभी 2nd क्लास में लिखी होगी। उसके बाद आज 10th क्लास में हो तुम, 7-8 साल हो गए। सोच के देखो 7-8 साल बाद भी अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाँ भैया बताओ कौवे ने कंकड़ क्यों उठाए, है ना, कौवा घड़े के पास क्यों आया, तो तुम बता सकते हो ना आंसर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि खरगोश और कछुए की कहानी में कौन जीता, खरगोश क्यों हारा,
आप दे सकते हो ना इजीली जवाब। तो बेटा अगर हम समझ लेंगे ना तो हम अपनी ओन लैंग्वेज में लिखें। हमारी ओन लैंग्वेज में हम इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया उसको पॉइंट्स मिलेंगे, खूब दिल खोल के वो नंबर देगा और मज़ा आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अच्छे से आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब इसके बाद आता है बेटा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जिसका नाम क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, है ना, ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, यानी कि यहाँ पे सेल फॉर्मेशन होगा, न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होने वाली है ना, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, इसको बेटा अपन बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। याद रखना, देखो एक है ट्रॉपिक और एक है ट्रॉपिक। ट्रॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं बेटा हम, ट्रॉपिक के बारे में। तो सर ये क्या है, एच वाला क्या है, ये बेटा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद करो तुम, ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन, हाँ जी, ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझ पा रहे हो, ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रॉपिज्म, फिज्म ऐसे ही बोलना, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फिक PHI, जबकि ट्रॉपिक पिक बिना एच वाला वो बेटा ग्रोथ मूवमेंट के बारे में बात हो रही है ना। अगर आपको सिंपल बोला डिफाइन ट्रॉपिज्म और आपने डायरेक्टली नहीं समझा, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो डिफाइन ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म, और तुमको लगा यार ट्रॉपिक ये तो अच्छा हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक पूछ रहा है और तुमको लिख कर आ गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये अपन को ध्यान देना बेटा, ठीक है, ये बिना एच वाला है, एच नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल फॉर्मेशन इंक्लूड होगा। कौन कौन से ट्रॉपिक मूवमेंट बेटा हमारे पास है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म, हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, हमारे पास है हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, और हमारे पास है कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यार ये वर्ड अपने आप में बता रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है, अरे वो लगाना भूल गया, फोटो। ठीक है, हाँ जी, फोटो का मतलब क्या होता है यार, बोल बोल जल्दी बोल, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, यानी फोटोट्रॉपिज्म का स्टिमुलस कौन है, स्टिमुलस कौन है बेटा, लाइट है। इसका स्टिमुलस कौन है, लाइट है। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब बच्चे सॉइल लिख देते हैं, अर्थ लिख देते हैं, पर बेटा एक्चुअली इसका मतलब है ग्रेविटी, ग्रेविटी, है ना। यानी कि यहाँ पे जो स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस, स्टिमुलस वो क्या है बेटा, ग्रेविटी है, ग्रेविटी। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी, हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी, टिप टिप बरसा पानी, है ना। स्टिमुलस कौन होगा, स्टिमुलस होगा वाटर, स्टिमुलस क्या हो जाएगा, वाटर, है ना। और ऐसे ही कीमो, कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल, तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो जाएगा बेटा, केमिकल, स्टिमुलस क्या हो जाएगा, केमिकल। ठीक है ना। अब देखो ट्रॉपिज्म को समझने का बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। अब दो तरीके के बेसिक ट्रॉपिज्म हम समझ सकते हैं, है ना, मैं आपको समझाता हूं। देखो दो तरीके के बेसिक ट्रॉपिज्म हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो, जस्ट अ मोमेंट, तो दो तरीके के ट्रॉपिज्म हो सकते हैं बेटा। एक मैं बोल रहा हूं ट्रॉपिक के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं पॉजिटिव, और एक मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं नेगेटिव। समझना इस बात को, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो समझो, मान लो कि यहां पर मेरा कोई प्लांट है ना, ये मेरा कोई प्लांट है। ठीक है, अगर स्टिमुलस इधर है, अगर स्टिमुलस इधर है,
अगर स्टिमुलाई मेरा इधर है, तो अगर ये स्टिमुलाई की तरफ जा रहा है, यानी टुवर्ड्स स्टिमुलाई, अगर ये टुवर्ड्स स्टिमुलाई जा रहा है, स्टिमुलाई की तरफ जा रहा है, तो उसको बेटा मैं क्या बोल देता हूं, उसको मैं बोल देता हूं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। पॉजिटिव ट्रोपिज्म, स्टिमुलस की तरफ जा रहा है तो उसको नाम क्या दे देते हैं हम, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। समझ पा रहे हो? ऐसे ही अगर मान लो कि कोई मेरा प्लांट है ना, जैसे मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, यहां स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई क्या है, यहां पर है। अब ये प्लांट स्टिमुलाई से दूर जा रहा है, समझ रहे हो, अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो बेटा इसको मैं क्या बोल दूंगा, नेगेटिव ट्रोपिज्म। बताओ कितना तो आसान है ना। यानी अगर मैंने बोला पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, तो वो जो लाइट की तरफ जाए वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, और जो लाइट से दूर जाए वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। ऐसे मैंने बोला जियोट्रोपिज्म, तो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, है ना। ऐसा ये बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो समझो इस बात को, यानी इसका मतलब बेटा ये है कि यहाँ पे जितने भी ट्रोपिज्म है ना, यहाँ पे जितने भी ट्रोपिज्म है वो दो तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। अलग से मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बना देता हूँ, चलो आ जाओ, है ना। देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा ट्रोपिज्म, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रोपिज्म, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव ट्रोपिज्म, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा नेगेटिव ट्रोपिज्म, ठीक है। समझ देख रहे हो, दिख पा रहा है? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, जस्ट अ मोमेंट, है ना। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्रोपिज्म, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्रोपिज्म, है ना, क्लियर दिख रहा है। ये इधर मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव वाला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लो इस तरीके से, ओके। चलो समझते हैं। तो कौन कौन से ट्रोपिज्म है मेरे पास। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फोटोट्रोपिज्म की, फोटोट्रोपिज्म, है ना। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। ये मूवमेंट जो हो रहा है ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, लाइट के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। स्टिमुलस क्या है, लाइट है। ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोल देते हैं। समझ पा रहे हो, ऐसे लिखना है ना। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है यार, जो लाइट की तरफ जाए। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, जो लाइट की तरफ जाए। कौन जाता है यार, शूट होती है, शूट, बताओ हाँ या ना। शूट क्या जाती है, टुवर्ड्स लाइट, बताओ हाँ कि ना, बोल भाई, है ना। शूट कैसे जाती है, टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ जाती है वो, ठीक है। जबकि जो रूट्स होती हैं, रूट्स, है ना, वो अवे फ्रॉम लाइट, देख पा रहे हो, अवे फ्रॉम लाइट, बताओ हाँ या ना। कहते हो कितना तो सिंपल है, हमें पता है। रूट धरती के नीचे कुछ जाती हैं, है ना, चमगादड़ जैसे, बिल्कुल निशाचर है वो, है नहीं चाहिए लाइट, नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, ठीक है। और शूट, उसको तो फोटोसिंथेसिस करना है भाई, बताओ हाँ या ना। उसमें तो लीफ लगने वाली है, उसको तो लाइट चाहिए यार, बिना लाइट की कैसे करेगी। तो वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है, और रूट क्या करती है बेटा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है। देखो कितना तो आसान है ना। आओ देखो नेक्स्ट देखें, फोटोट्रोपिज्म के बारे में बात हुई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा मान लो मैंने लिखा जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, जियोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मतलब, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मतलब जो ग्रेविटी की तरफ जाए। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बेटा मतलब जो ग्रेविटी की तरफ जाए, है ना। तो ये क्या है, कौन जाता है ग्रेविटी की तरफ, रूट जाती है ना, बताओ हाँ या ना। भाई ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींच रही है ना, तो रूट भी तो नीचे जा रही है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो रूट क्या होती है बेटा, टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना, टुवर्ड्स ग्रेविटी, है ना, या टुवर्ड्स अर्थ भी बोल सकता हूं मैं, टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स अर्थ ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है, समझ रहे हो। जबकि ये यहां पर अगर मैं बात करूं शूट की, तो शूट क्या जाती है बेटा, उसकी ग्रोथ होती है अवे फ्रॉम ग्रेविटी, है ना। शूट की ग्रोथ कैसी होती है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी,
समझ पा रहे हो? तो यानी कि रूट शो करती है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, शूट शो करती है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब पानी। तो यार किसको पानी की जरूरत है बताओ, रूट पानी एब्जॉर्ब करती है ना, सही बात है कि नहीं? तो पानी की तरफ कौन जाएगा, रूट, यानी कि रूट शो करेगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी टुवर्ड्स वाटर। इसकी ग्रोथ कैसी होगी बेटा, टुवर्ड्स वाटर, है ना, टुवर्ड्स वाटर ग्रोथ करेगी रूट। जबकि शूट कोशिश करती है मैं पानी में ना जाऊं, शूट क्या कोशिश करती है, पानी में ना जाऊं। क्यों? क्योंकि शूट को तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करना, दूसरा एयर एक्सचेंज करना भैया, करना ही नहीं करना, है ना। तो शूट क्या करती है बेटा, अवे फ्रॉम वाटर मूव करती है, अवे फ्रॉम वाटर मूव करती है। बताओ समझ पा रहे हो, है ना, देखो कितना तो आसान है, सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट, केमिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, केमिकल, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म केमिकल की तरफ, है ना। तो देखो बहुत सारे मूवमेंट होते हैं प्लांट के अंदर जो केमिकल की तरफ होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, आपको इतना तो पता है, देखो रिप्रोडक्शन में भी हम लोग पढ़ेंगे कि यार जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है ना, तो वहां से एक पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। बताओ हाँ या ना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यार पॉलन ट्यूब को पता कैसे चलता है कि ओव्यूल है कहाँ, सोच के देखो एक बार, पॉलन ट्यूब को कैसे पता चलता है ओव्यूल कहाँ पर है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या है बेटा, कहीं ना कहीं ओव्यूल से कुछ तो ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे होंगे जो पॉलन ट्यूब का रास्ता बताते हैं। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। यानी कि इसके अंदर बहुत ही प्यारा एग्जांपल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन जो है ना बेटा, वो एक तरीके का केमिकल की तरफ, टुवर्ड्स केमिकल ग्रोथ है वो, समझ पा रहे हो, टुवर्ड्स केमिकल, है ना। और कौन सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय ओवरी या ओव्यूल लिख देता हूं, समझ पा रहे हो क्या, है ना। ठीक है, और अवे की अगर मैं बात करूं, मान लो अगर मैंने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस डाला, मान लो अगर मैंने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस डाल दिया, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस डाल दिया, तो टॉक्सिक सब्सटेंस डालूंगा तो प्लांट क्या होगा, वहां से दूर खिसकने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि वहां रहा तो मर जाएगा, समझ पा रहे हो। तो वहां से दूर खिसकने की कोशिश करेगा, खिसकने की कोशिश ये नहीं करेगा इसका मतलब वो उठ के भाग जाएगा, ऐसे नहीं। रूट्स की जो ग्रोथ होगी वो कोशिश करेगी कि उस जगह से ना जाए, समझ पा रहे हो। रूट्स की कोशिश क्या करेगी कि उस जगह से ना जाए, है ना। हालांकि टॉक्सिक का एनसीईआरटी के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर इसका बेटा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है ना। तो ये हमारे पास होते हैं बेटा अलग अलग तरीके के ट्रॉपिज्म। इसमें पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन टुवर्ड्स केमिकल, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और बाकी तो ये बहुत ही सिंपल है ना। तो आप आराम से इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये सब लाइट, है ना, ग्रेविटी, वाटर, ठीक है, केमिकल, ये सब क्या है बेटा, स्टिमुलस है ना। ये सब क्या है, स्टिमुलस है। वो बाहर के एनवायरनमेंट से आने वाले कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ग्रोथ के मूवमेंट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना। मैं प्लांट हूँ, मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, मैंने देखा लाइट कहाँ आ रही है, ओ लाइट वहाँ आ रही है, चलो मैं वहाँ ग्रोथ कर लेता हूँ, समझ रहे हो। तो लाइट क्या है मेरे लिए, स्टिमुलस है, क्योंकि वो आउटर एनवायरनमेंट से आ रही है ना। हमने लास्ट चैप्टर में बात करी है, स्टिमुलस जो बाहर के एनवायरनमेंट से मुझे पता चल रहा है, ओके, सिग्नल जो मेरी बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं, राइट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसको आराम से आप लिख लीजिए, इस चार्ट से आपके ट्रॉपिज्म के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट लिख लो। ओके, तो यहाँ तक की बात आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो बेटा ये अपने नास्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में हुआ, है ना। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ आगे प्लांट में, तो यार देखो ये जो मूवमेंट है केमिकल की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और जिसका नाम है हार्मोन, है ना। हार्मोन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सोचना एक बार। मान लो कि जैसे एनसीईआरटी बहुत अच्छा एग्जांपल लेती है गिलहरी का, स्क्विरल का, है ना। तो मान लो कोई स्क्विरल है, ठीक है, और वो ऐसे भाग रही है और वो इधर उधर दिख रही है, अरे भाई कोई आ तो नहीं रहा मेरे पीछे, भागो भागो भागो, अरे कोई आ तो नहीं रहा मेरे पीछे, समझ रहे हो। तो वो बहुत चौकन्ना होकर के चल रही है। तो वो क्या सोच रही है कि इधर उसको जाना है, कहीं उसको खाना तो नहीं दिख रहा, उसको खाने की स्मेल आ रही है क्या, ये सब उसके नर्वस सिस्टम का रिलेशन है। लेकिन अगर मान लो अचानक से कोई प्रेडेटर उसके ऊपर अटैक करता है,
समझ रहे हो, बिल्ली झपट्टा मार रही है उसके ऊपर। तो बेटा ऐसी कंडीशन में नर्वस टिश्यू सारी बॉडी के सेल तक तो नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे सेल को सिग्नल देने के लिए मुझे क्या चाहिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्या चाहिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल सकता है, वो हर एक सेल तक जा सकता है, लेकिन नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो हर एक सेल तक नहीं जा सकता। यानी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसके अंदर बात करूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ना। तो देखो समझो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरीके के सिस्टम है। एक तो है मान लो उसका नर्वस सिस्टम, एक क्या है उसका नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम फास्ट काम करता है, नो डाउट, फास्ट काम करता है, फास्ट करता है ना, फास्ट काम करता है, ठीक है। बट इट इज नॉट कनेक्टेड, इट इज नॉट कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। ये बेटा बॉडी के हर एक सेल से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, जैसे मान लो गिलहरी के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, है ना, बिल्ली आ गई उसको झपट्टा करने के लिए, आ जा भैया आज तो मैं खाऊंगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहां पर हमें केमिकल की जरूरत पड़ेगी, केमिकल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केमिकल क्या होंगे, वो ब्लड के अंदर जाएंगे और ब्लड कनेक्ट्स ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। वो बॉडी के हर सेल को कनेक्ट करता है बेटा, वो बॉडी के हर सेल को कनेक्ट करता है ना। क्योंकि देखो बॉडी का हर सेल अगर जिंदा है तो उसको लगातार ऑक्सीजन चाहिए, उसको लगातार खाना चाहिए, उसको लगातार रॉ मटेरियल चाहिए, और ये सब चीज़ें कौन पहुंचाता है, ब्लड ही तो पहुंचाता है ना यार। इसका मतलब मेरी इस बॉडी का हर वो सेल जो जिंदा है वहां तक कैसे ना कैसे करके ब्लड के कॉम्पोनेंट्स पहुंच रहे होंगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लड निकल के बाहर जा रहा है, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। जैसे मान लो अगर स्क्विरल की बात करूं तो वो भी बेटा मैमल्स में आता है, उसके अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, समझ रहे हो इस बात को। लेकिन जो भी ब्लड के अंदर चीज़ें भरी हुई हैं कैसे ना कैसे करके वहाँ तक पहुँच रही है ना। हमने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन में कि कैपिलरीज होती हैं और वो हर एक सेल तक चीज़ें पहुँचाती है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस केमिकल को ब्लड के रास्ते हर जगह तक पहुँचा दिया जाएगा, और इस केमिकल को स्पेसिफिक एक नाम देते हैं बेटा, उसका नाम होता है हार्मोन। क्या नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे, इस केमिकल को हम नाम देते हैं हार्मोन। क्या नाम देते हैं इस केमिकल को, हार्मोन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वो हार्मोन ब्लड के रास्ते बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाते हैं, या जो भी उसका टारगेट होता है वहां तक पहुंच जाते हैं और वहां पे अपना काम कराते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, है ना। तो अब देखो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं प्लांट के अंदर, है ना, अगर मैं बात करूं किसकी, प्लांट के अंदर, तो देखो बेटा फाइटो वर्ड का मतलब क्या है, फाइटो वर्ड का मतलब है प्लांट, है ना, और हॉर्मोन्स तो हॉर्मोन्स हैं ही, यानी कि हम प्लांट बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लांट हार्मोन की। हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, उन हार्मोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से हार्मोन होते हैं मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ। एक हमारे पास होता है बेटा जिसका नाम है ऑक्सीन, एक हमारे पास होता है ऑक्सीन, दूसरा हमारे पास होता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। तीसरा जिसका नाम होता है बेटा हमारे पास जिब्रेलिन, इसे जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड। फोर्थ बेटा हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन। और फिफ्थ होता है जिसको बेटा अपन बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक 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 एसिड, है ना। एब्सिसिक एसिड को ए बी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये देखो स्पेलिंग एक तो ना, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड को हम लोग ए बी बोलते हैं। अब इसमें से बेटा, इसमें से ये जो तीन होते हैं ना, ये जो तीन होते हैं ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। देखो एथाइलिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर आपको एक या दो चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए, मैं अभी आपको बता दूंगा। इनको बेटा हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी इनका इफेक्ट जो होता है ना प्लांट के ऊपर, है ना, शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा इसका पीजीआरस।
इनका जो इफेक्ट होता है, इन तीनों का जो इफेक्ट होता है प्लांट पे, वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मतलब कि अगर पीजीआर ज़्यादा होंगे, अगर ये तीनों हॉर्मोन्स प्लांट में ज़्यादा होंगे तो इसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसकी वजह से क्या होगी? प्लांट में ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। जबकि ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों स्पेसिफिकली एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, दोनों काम करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है। एब्सिसिक एसिड ना मेनली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है बेटा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब क्या है? अगर ये ज़्यादा होगा तो प्लांट की ग्रोथ कम होगी, मतलब इसको पीजीआईज भी कहते हैं, पीजीआईज, ठीक है। तो दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक जिनके ज़्यादा होने से प्लांट में ग्रोथ होगी और दूसरा जिसके ज़्यादा होने से क्या होगा बेटा? प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो? क्योंकि यार प्लांट के अंदर ग्रोथ ऐसा थोड़ी है जिंदगी भरी ग्रोथ करानी है। प्लांट को कैसे पता चलता है कि हाँ भाई मुझे इतनी ग्रोथ करनी है, अब मैं किसी दूसरे डायरेक्शन में ग्रोथ करूंगा? समझ पा रहे हो? तो ये सब चीज़ें बेटा किसकी वजह से होती हैं? इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती हैं। 5 टाइप के हार्मोन्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स के पास होते हैं। ओके, तो ये हम लोगों को पढ़ने हैं, फटाफट से इनको लिख लो, फिर हम एक बढ़िया सी टेबल बनाएंगे और उसके अंदर ये सारे हार्मोन्स के फंक्शंस आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, शुरू करें? चलो, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा ऑक्सीन के बारे में, है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं हार्मोन, दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं हार्मोन, ठीक है, और यहां मैं लिख रहा हूं उसका इफेक्ट, यहां मैं लिख रहा हूं उसका इफेक्ट, है ना। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। आ जाओ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं नंबर 1 ऑक्सीन के बारे में। ऑक्सीन, देखो यार ऑक्सीन के बारे में ना बहुत बढ़िया बातें लिखी हुई हैं और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली जब अपन लोगों ने प्लांट में बात की थी, देखो फोटोट्रोपिज्म की, है ना, फोटोट्रोपिज्म की, कि शूट टुवर्ड्स लाइट जाती है, पता है किसकी वजह से जाती है? ड्यू टू ऑक्सीन। अब मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, देखो ये चीज़ ड्यू टू ऑक्सीन होती है बेटा, ऑक्सीन की वजह से होती है। कैसे होती है देखो मैं समझाता हूँ। हाँ देखो, ऑक्सीन क्या है ना बेटा, ऑक्सीन क्या है? ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कराता है? सेल ग्रोथ करवाता है। ये क्या करवाएगा बेटा? सेल ग्रोथ करवाएगा। सेल में क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। अब देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। मान लो कि ये मेरे पास शूट है, शूट का टिप है ये, है ना, ये मेरे पास क्या है? शूट का टिप है, ठीक है। जनरली लाइट जो है वो हर तरफ से आ रही है, देखो लाइट यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, ये लाइट है, ठीक है। ये क्या है बेटा? मेरे पास लाइट है ना। या फिर एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको दूसरे उसमें समझाता हूँ ताकि अपन लिख भी लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ लिखवा देता हूँ, हाँ जी। ये देखो, ये मान लो कि प्लांट की शूट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा? हर तरफ से लाइट आ रही है। ये देखो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, है ना, इक्वल लाइट आ रही है, ठीक है। इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, मतलब एक नॉर्मल जो लाइट का सीन रहता है वैसा है। तो क्या होता है ना बेटा, ऑक्सीजन जो है ना बड़ा शर्मीला है, वो लाइट से दूर रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन ना यहाँ बीच में ज़्यादा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसा मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जो होता है ना, वो जहाँ भी रहता है वो क्या कराता है? सेल ग्रोथ करवाता है, सेल ग्रोथ कराता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? यहाँ पे नए सेल बनते रहेंगे, समझ रहे हो? नए सेल बनते रहेंगे, और क्योंकि ऑक्सीजन बीच में है, ये बिल्कुल सीधा सीधा ग्रो होता रहेगा। ये क्या होगा? बिल्कुल सीधा सीधा ग्रोथ हो रहेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो, मैंने क्या किया, अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ किया कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर तरफ से लाइट फेंकनी शुरू करी, है ना। तो जैसे मान लो कि ये शूट थी मेरे पास, अब मैंने क्या करा? लाइट को डायरेक्शनल कर दिया। ये देखो इसी डायरेक्शन से लाइट आ रही है, बस लाइट को डायरेक्शनल कर दिया, एक ही तरफ से लाइट आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया? ऑक्सीजन शर्मीला है, ऑक्सीजन लाइट से दूर जाता है। तो ये देखो ऑक्सीजन यहाँ इकट्ठा हो गया, समझ पा रहे हो? ऑक्सीजन जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गया, है ना। यानी कि इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम लाइट
ऑक्सीन लाइट से मूव करता है दूर की तरफ, ऑक्सीन दूर जाता है इसलिए शूट की टिप लाइट की तरफ जाती है। कैसे, देखो समझाता हूं। यहां पर ऑक्सीन इधर हो गया ना, तो देखो इधर तो नए सेल बन नहीं रहे बेचारे, लेकिन इधर लगातार नए सेल बन रहे। समझ पा रहे हो, इधर क्या हो रहा है, लगातार नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इधर बेचारे सेल नहीं बन रहे क्योंकि इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर इस जगह पे सेल ज्यादा बनेंगे तो ये तो हिस्सा बड़ा होता जा रहा है, ये तो हिस्सा बड़ा होता जा रहा है, पर ये बेचारा हिस्सा छोटा ही रह गया, ये हिस्सा तो बेटा छोटा ही रह गया, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, शूट की टिप इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, है ना। शूट की टिप क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। समझ पा रहे हो, क्या हो गया ये हो गया पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या हो गया ये, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। हुआ क्या, ये शूट की टिप, शूट टिप बैंड टुवर्ड्स लाइट। समझ रहे हो, शूट की टिप लाइट की तरफ मूव हो गई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मूव हुआ अवे फ्रॉम लाइट। ऑक्सीजन क्या मूव हुआ, अवे फ्रॉम लाइट। समझ पा रहे हो, तो इस वजह से शूट का पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, तो ये देखो, इसको यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। सेल ग्रोथ कराता है, ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड hence shoot tip moves towards light। समझ पा रहे हो, है ना, देखो कितना आसान है। ओके, तो ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, इस तरीके का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और टिश्यू कल्चर के अंदर ये रूट इनिशिएशन भी कराता है। रूट इनिशिएशन इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। एपिकल डोमिनेंस, जहां पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो उसी की ग्रोथ कराएगा, बाकी नीचे की ग्रोथ ही नहीं होने देगा। ठीक है, यानी कि इसलिए पहले ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो शूट ही शूट बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद साइटोकाइन ज़्यादा होता है, वो बोलता है ऑक्सीजन को थम जा भाई, थोड़ी सी ब्रांच ब्रांच भी निकाल दे। ठीक है, तो फिर साइटोकाइनिन का काम होता है ना। ऐसे करके काम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन लाइन लाइन। चलिए, नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेक्स्ट बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है बेटा, ये भी एक तरीके का पीजीआर है। ठीक है, ये सेल डिवीजन कराता है, सेल डिवीजन खूब, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। आप बोलोगे कि सर ये तो ऑक्सीजन भी कराता है, बिल्कुल बेटा, दोनों मिलकर के कराते हैं, है ना, दोनों मिलकर के कराते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की आदत क्या होती है कि वो सिर्फ टिप को ग्रो कराता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्लांट की ब्रांचेस वगैरह निकलवाता है। ठीक है, तो ये दो मेन बेसिक डिफरेंस होता है। यानी कि मुझे साइटोकाइनिन कहाँ ज़्यादा मिलेगा, एनसीईआरटी बोलती है साइटोकाइनिन विल बी फाउंड मोर या कंसंट्रेशन मोर एट दी हाई सेल डिवाइडिंग एरिया। ऐसे एरिया जहाँ पे हाई सेल डिवीजन चल रहा है, यानी जहाँ पे ग्रोथ चल रही है, नई नई लीफ बन रही है, समझ पा रहे हो, वहाँ पे साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा, है ना। तो ये सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ कराता है। ठीक है, आओ देखो नेक्स्ट, ये इसके बारे में बात हुई। ठीक है, जितना बेटा आप लोगों को पढ़ना है ना, मैं सिर्फ उतनी ही बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा अपन लोग बात नहीं कर रहे। सही है, थर्ड देखो, थर्ड बेटा हम लोग बात कर रहे हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, ये भी क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प कराता है, ग्रोथ में हेल्प कराता है। ये क्या करता है बेटा, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग में इसका बहुत अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। सर ये क्या लिख रहे हो आप, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, यहाँ तो सफ़ेद अक्षर हो गया, सफ़ेद अक्षर गाय बराबर। ठीक है, देखो सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक सीड है, मैंने उसको आज बो दिया, है ना, मिट्टी में डाल दिया, पानी में डाल के, 1 महीने बाद उसमें से जर्मिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 महीने बाद उसमें जर्मिनेशन हो रहा है।
तो ये जो 1 महीने के बीच का टाइम था ना बेटा, इसको सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, सीड सो रहा है, जगा नहीं है अभी तक, समझ रहे हो। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा सीड जल्दी जग जाए, 1 महीने की सीड डॉर्मेंसी में चाहता हूँ, नहीं यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बारिश आने वाली है, अभी है ना, मौसम विभाग ने बोला कि भैया 2-3 दिन में बारिश आ जाएगी, मैं चाहता हूँ यार 3-4 दिन में वो जर्मिनेट हो जाए, 1 हफ्ते में वो जर्मिनेट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा बेटा, उसको जिब्रेलिन से ट्रीट करा दूंगा। तो जिब्रेलिन ना सीड डॉर्मेंसी तोड़ने का बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन का काम हुआ। आओ आगे, नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, देखो पहले मैं एब्सिसिक एसिड के बारे में बता देता हूँ क्योंकि वो अपने कोर्स में है, और एब्सिसिक एसिड के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इथाइलिन के बारे में। ओके, देखो एब्सिसिक एसिड जो है ना बेटा, वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, इनहिबिटर, पीजीआई, ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, ये ग्रोथ को रोकेगा, स्टॉप करेगा, ग्रोथ को स्टॉप करेगा, ये ग्रोथ को स्टॉप करेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे लीफ का फॉल होना, लीफ फॉलिंग करा देता है, ठीक है। ये क्या करता है, सेल डिवीज़न को रोक देता है, सेल डिवीज़न, क्योंकि ग्रोथ किसकी वजह से होगी, या सेल डिवीज़न की वजह से होगी, तो सेल डिवीज़न को स्टॉप कर देता है, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी बढ़ा देता है, सीड डॉर्मेंसी बढ़ा देता है, सारे उल्टे पुल्टे काम कर रहा है बेटा ये। सीड डॉर्मेंसी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज। लीफ फॉलिंग पता है कैसे होता है, एब्सिसन लेयर बना देता है ये, इसीलिए इसका नाम एब्सिसिक एसिड रखा हुआ है। इसे ना बेटा सी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं प्लांट का, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन है ना। प्लांट को मान लो कोई गाय आई चर गई उसको, है ना, फोरेज कर गई उसका, तो ऐसे कंडीशन में प्लांट के उस हिस्से में एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा, जो क्या करेगा, वहाँ पे सेल डिवीजन को थोड़ी देर के लिए रोक देगा। आप बोलोगे सर सेल डिवीजन से तो हीलिंग होनी चाहिए, हाँ लेकिन थोड़ी देर के लिए रोक देगा, थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए कि अरे यार स्ट्रेस वाली कंडीशन में क्या करना चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसी जगह पे एब्सिसिक एसिड का काम आता है। ओके, और फिर लास्ट बेटा हमारे को पता होना चाहिए किसके बारे में, हमें पता होना चाहिए इथाइलिन के बारे में। 5th नंबर मैंने लिखा इथाइलिन। इथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो यार एक क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये गैसियस हार्मोन है, ये गैसियस हार्मोन है बेटा, इकलौता गैसियस हार्मोन है, गैस की फॉर्म में होता है ये, गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है, मतलब ये ट्रैवल कर सकता है 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। इसका जो मेन काम होता है ना, दोनों तरीके काम करता है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है और ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है, दोनों तरीके के काम कर सकता है, ये दोनों कैटेगरी में आ सकता है ना। इसका जो मेन काम होता है ना बेटा, वो होता है जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स है ना, कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं उनको पका देता है, यानी कि फ्रूट्स राइपनिंग में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आपने कभी देखा है ऐसा बोलते हैं ना कि अरे ये पका हुआ केला है, एक काम करो इसको कच्चे केलों के बीच में रख दो, बाकी भी पक जाएंगे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो पका हुआ केला होता है ना बेटा, उससे इथाइलिन निकलती है, ये इथाइलिन की वजह से ही वो पका हुआ है, राइपन क्यों है वो, इथाइलिन की वजह से। जो राइपन बनाना होता है ना, उससे इथाइलिन निकलता है, और इथाइलिन आसपास के बनानों को भी राइप कर देता है, ठीक है। जितना राइप फ्रूट होता जाएगा उतना इथाइलिन प्रोड्यूस करेगा, इथाइलिन से उसकी राइपनिंग और उतनी इंक्रीज होती रहेगी, अपने आप को बनाता रहता है, इस तरीके से काम चलता रहता है, ठीक है। तो आप तो बस इतना याद रखना, फ्रूट राइपनिंग में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जितने भी ज़रूरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उसके बारे में बात हो चुकी है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, चलिए। तो आई गेस ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, है ना। चलो प्लांट के बारे में यही बात हो गई, तो ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट हो गया बेटा कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट में मस्कुलर सिस्टम नहीं होता, प्लांट में ब्लड भी नहीं होता, लेकिन प्लांट के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, कुछ सिग्नल तुरंत काम करते हैं, जैसे कि छुई मुई के अंदर हो गया, मेमोसा पुटिका के अंदर हो गया, इन्हें ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं, इनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता, इसमें पानी का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, ये टेम्पररी होते हैं, थोड़ी देर बाद वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टच या प्रेशर का सेंसेशन होता है, इसकी वजह से ये काम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट, क्या बोलते हैं इसको, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट, है ना। एक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट में मैं आपको बताता हूँ। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, देखो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लो ग्रोथ डिपेंडेंट में ही बताता हूँ, है ना, इसको 2 सेकेंड।
ग्रोथ डिपेंडेंट के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो देखो ग्रोथ डिपेंडेंट का मतलब क्या है उसको समझो। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है देखो समझो, एक सेकेंड, है ना। कहाँ लिखा था अपन ने, हाँ देखो यहाँ पे, है ना, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। देखो उसको समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक फॉर एग्जांपल बैम्बू है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बैम्बू है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लांट आया, उसकी लीव्स है ना, लेकिन इस प्लांट का जो स्टेम है ना बेटा, इस प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत वीक है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप सीधा खड़ा हो जाए, समझ पा रहे हो, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप सीधा खड़ा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर से देखो ये यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ से इसके अंदर एक टेंड्रिल निकलेगा और टेंड्रिल इसके चारों तरफ चिपक जाएगा, समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे इसकी लीफ लग रही है ना। तो ये जो चीज़ है ना बेटा, इसको अपन बोलते हैं टेंड्रिल, और टेंड्रिल को एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे किस जगह पे घूमना है ना। जैसे मान लो ये लॉग लगा हुआ है, ये आया यहाँ पर, अगर इसको टच महसूस हो रहा है ना, इस जगह पे इसको टच महसूस हो रहा है, तो ये इसके चारों तरफ ऐसे करके लिपट जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये क्या है बेटा, टेंड्रिल का जो मूवमेंट है ना, वो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है, ये, या इसको थिग्मोट्रॉपिक बोलेंगे, है ना, पर नास्टिक नहीं बोल सकते क्योंकि ये परमानेंट हो जाता है, ये चिपक जाता है अच्छे से, है ना। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म है बेटा, ये थिग्मोट्रोपिज्म शो कर रहा है क्योंकि इसका सेंसेशन क्या है, टच, है ना, इसका सेंसेशन क्या है, टच। तो प्लांट इस तरीके के कई सारे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट शो करता है ना। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में सिजमोनास्टिक हो गया, मेमोसापोडिका हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट आया, उसमें हम लोगों ने ट्रॉपिज्म के बारे में बात करी, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या शो करती हैं उसके बारे में बात हो गई, थिग्मोट्रॉपिज्म के बारे में बात हो गई। फिर हमने बात करी फाइटो हार्मोन्स के बारे में, हमने देखा 5 तरीके के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिक एसिड, और इसके बारे में जितने भी फंक्शन थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम लोग बेटा जी बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, है ना। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है, देखो समझो। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ना ग्लैंड्स होती हैं। देखो इसको मैं अलग से समझा देता हूं तुम्हें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। एक सेकेंड, हाँ देखो बेटा, होता क्या है कि हमारी बॉडी में ना ग्लैंड्स नाम की एक चीज़ होती है, ग्लैंड्स। अब देखो ये जो ग्लैंड्स होती है ना, ये अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, कहाँ पर, हम लोगों ने बात करी है इसकी लाइफ प्रोसेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि लिवर अपने आप में एक ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। पेनक्रियास से भी पेनक्रेटिक जूस होते हैं, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड्स वो अपने आप में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है, 2 सेकेंड, है ना, एक बार जरा, अरे यार अंदर ही पड़ी हुई है ना, जस्ट अ मोमेंट। येलो, ओए समीर सर, हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। देखो समझो, तो ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्लैंड्स, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ग्लैंड्स हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है अपने लाइफ प्रोसेस में, है ना। लिवर अपने आप में एक ग्लैंड है, सही है। सलाइवरी ग्लैंड्स अपने आप में ग्लैंड है, सही है। हमारी स्वेट ग्लैंड अपने आप में ग्लैंड्स है, ठीक है। पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है तो वो भी अपने आप में ग्लैंड है ना। तो यार ये ग्लैंड होती क्या है, अपन लोगों ने वहाँ पे सिंपल पढ़ा था कि ग्लैंड का मतलब क्या होता है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। यहाँ एनीथिंग क्यों लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि वो सिंगल सेल भी हो सकता है, वो टिश्यू भी हो सकता है, और तो और वो ऑर्गन भी हो सकता है, पूरा तीनों चीजें हो सकती हैं। एनीथिंग, एनीथिंग विच secrete एंड फॉर्म समथिंग, कुछ बना रही हो और उसे छोड़ रही हो, कुछ बना रही हो और उसे छोड़ रही हो, याद आया, ठीक है। और हमने क्या बात करी थी कि ये जो ग्लैंड्स होती है ना बेटा, ये ग्लैंड्स ये 3 तरीके की होती हैं। ग्लैंड्स कितने तरीके की होती है भाई,
तीन तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, याद करो, बहुत अच्छे से अपन लोगों ने पढ़ा था। एक होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, ये वो ग्लैंड है जिनके अंदर डक्ट का इस्तेमाल होता है ना। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि अपन लोग इसको पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है, आप एक बार वापस से लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है ना, उसको आप देखो, आपको मिल जाएगा। ओके, फिर दूसरी होती है मेरे पास बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपन बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे? डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। और एक तीसरी थी जिसका अपन ने नाम कर रखा था हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड ये क्या थी? ये मिक्स्ड ग्लैंड थी, मिक्स ग्लैंड थी। इसका मतलब इसके अंदर एंडो वाला पार्ट भी था और इसके अंदर एक्सो वाला पार्ट भी था। याद आया, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर अपने अलग अलग एग्जांपल पढ़े थे। जैसे एक्सोक्राइन के अंदर अपन ने क्या पढ़े थे? अपन ने बात करी थी लिवर के बारे में, है ना। अपन ने बात करी थी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, सही है ना। यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अभी इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, है ना। जैसे मान लो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई। याद है पिट्यूटरी ग्लैंड अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कंट्रोल में होती है ना। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर अपने पास क्या आता है बेटा? एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड में अपने पास आता है टेस्टिस, ओवरी और पैनक्रियास। पैनक्रियास दोनों जगह काम करता है ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सही है। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोगों को इसके बारे में बात करनी है। इस चैप्टर में हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना। यहां पर क्या है? ग्लैंड्स हैं, यानी कि वो क्या कर रही होंगी? वो फॉर्म कर रही होगी और सिक्रीट कर रही होगी। सिक्रीट कर रही होगी क्या? एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल, एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल, जो कि क्या है? जो एक सेल से दूसरे सेल तक यानी इंटरसेल्यूलर मैसेज लेके जा रहा है, मैसेंजर। ये एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। और इस इंटरसेल्यूलर मैसेंजर को हम क्या बोलते हैं? हम इसको प्यार से बोलते हैं हार्मोन, है ना। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? इसको हम प्यार से बोलते हैं हार्मोन। तो हार्मोन सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि ये वाली ग्लैंड्स कौन सी हो गई? ये वाली ग्लैंड्स हो गई बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। ये कौन सी ग्लैंड्स हो गई? ये हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का पूरा सिस्टम, हमारी बॉडी में जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सारी मिलकर के हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। तो कितना तो आसान है, सही है। अब आपको हार्मोन के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, ये डायग्राम पे अभी अपन लोग आएंगे बेटा, तो यहीं बता देता हूँ, चलो ठीक है। ये जो हार्मोन होता है ना बेटा, हार्मोन 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 इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्मोन जो होता है ना बेटा, वो नॉन न्यूट्रिशियस होता है, नॉन न्यूट्रिशियस होता है। इसका मतलब क्या है? आप लोग याद करो, लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम एनर्जी बना सकते हैं, है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बना सकते हैं, फैट से एनर्जी बना सकते हैं, प्रोटीन से एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन बेटा हार्मोन से हम एनर्जी नहीं बना सकते, मतलब दे कैन नॉट फॉर्म एटीपी, है ना। हार्मोन का जो काम है वही करता है, एटीपी प्रोडक्शन में उसका काम नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, प्रोटीनेशियस हो सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं। यस, प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं और नॉन प्रोटीनेशियस, दोनों तरीके के हार्मोन होते हैं बेटा। प्रोटीन वाले हार्मोन जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, इंसुलिन अगर आप लोगों ने सुना हो तो वो प्रोटीन हार्मोन है ना। लेकिन दूसरे हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। नॉन प्रोटीनेशियस हार्मोन कौन से होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स हार्मोन, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑलवेज सिक्रीट इन ट्रेस अमाउंट्स, ट्रेस अमाउंट्स यानी इसका मतलब क्या हो गया बेटा? बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में इसे बॉडी के अंदर बनाया जाता है। अगर ये बॉडी में ज्यादा हो गया तो भी डिजीज कर देगा, और अगर ये कम हो गया ना तो भी डिजीज कर देगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया बेटा? एक्सेस एंड लैक ऑफ हार्मोन कैन कॉज डिजीज,
क्या कॉज कर सकता है बेटा, डिजीज कॉज कर सकता है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो मुझे हार्मोन के बारे में पता होनी चाहिए। और लास्ट, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे डक्ट तो होती नहीं है, इसका मतलब हार्मोन कहाँ से मूव करेगा, मूव बाय ब्लड, है ना, ब्लड मूव करता है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है बेटा जो हार्मोन के बारे में आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोगों को आ गया कि राइट सम स्पेसिफिक फीचर्स अबाउट हार्मोन, तो ये 4-5 बातें आप लोग हार्मोन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप लोगों को डायग्राम में बताऊंगा हमारे पास कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। चलिए, ओके डन। चलिए, तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्री फॉर्म डायग्राम बना करके रखे हुए हैं। ये एक फीमेल बॉडी का डायग्राम है, ये एक मेल बॉडी का डायग्राम है ना। आप लोगों की बुक में भी इसको इसी तरीके का डायग्राम बना हुआ है। चलो शुरू करते हैं कि देखते हैं कौन कौन से हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है क्या ऊपर, जस्ट अ मोमेंट, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ब्रेन है ना। ये देखो हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ पे तो ब्रेन रखा होगा इस तरीके से, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जारी होगी, है ना। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ब्रेन होगा, है ना। अब तुम बोलोगे कि सर लड़कियों के पास नहीं होता, बेटा बहुत होता है उनके पास। हाँ, बता देता हूँ तुम्हें, इस दुनिया में सिर्फ एक प्राणी ऐसा है जिसके पास ब्रेन नहीं है, और वो है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, है ना। और ये बात तुम दिल से जानते हो, ठीक है। चलो, तो देखो ब्रेन के अंदर कौन कौन सी जगह बेटा, सबसे पहले ब्रेन के अंदर एक जगह होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये देखो यहाँ पर भी है बेटा, यहाँ पर भी है ना। तो बीच में मैं वो वाली ग्लैंड्स लिख रहा हूँ जो दोनों में कॉमन होती है। तो ये जो जगह होगी ना बेटा, ये वाली, इसको मैं नाम दे दिया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब आप बोलोगे कि सर हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है ना। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है, इसलिए इसके बारे में हमको यहाँ भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस के बाद क्या है सर, तो देख हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे यहाँ आगे की तरफ एक ग्लैंड होती है, ये देख ऐसे, है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ग्लैंड लगी हुई है हाइपोथैलेमस के जस्ट आगे की तरफ। इसको बेटा हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो गई बेटा हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखो ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ऐसे ही एक और ग्लैंड होती है जो एपिथैलेमस के पीछे की तरफ होती है, यहाँ पे, एक बना नहीं, हाँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पीछे की तरफ होती है। इस ग्लैंड को बेटा हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। आपको बता दूं पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहा जाता है, हमारे दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर पीछे की तरफ होती है, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा सा नीचे आए तो यार यहाँ पर हमको मिली हमारी विंड पाइप, है ना। ये देखो एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, यहाँ पे विंड पाइप होता है, ये देखो ये, है ना, ये विंड पाइप, ठीक है। इस विंड पाइप के आगे की तरफ देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, इस विंड पाइप के आगे की तरफ, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर आगे की तरफ ये जो ग्लैंड है, ये देख रहे हो, यहाँ विंड पाइप के आगे की तरफ, ये विंड पाइप के आगे की तरफ, इसको बेटा अपन लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। इसका क्या नाम होता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ये हो गई बेटा हमारे पास क्या, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के ही पीछे, ये देखो थायराइड ग्लैंड के ही पीछे यहाँ पे, है ना, 4 लोब्स होते हैं बेटा। और ये 4 लोब देखो, यहाँ से 2 ही दिख रहे हैं, 2 इसके पीछे की तरफ होंगे। इसको बेटा अपन बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, है ना। पैराथायरॉइड मतलब थायराइड के पीछे, पैराथायरॉइड मतलब क्या हो गया, थायराइड के पीछे, तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गई। फिर हम थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर चेस्ट में, यहाँ पर देखो स्टर्नम के पीछे की तरफ, ये देख रहे हो, ये स्टर्नम के पीछे की तरफ, ये यहाँ पर हमको एक ग्लैंड मिली बेटा, इसको हमने नाम दिया थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, थाइमस ग्लैंड, दोनों के अंदर होती है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा नीचे चले
थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर हम लोगों को स्टमक मिलता है, और स्टमक के पास में ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ना। ये देखो, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पर भी स्टमक के पास में ही नीचे की तरफ क्या मिल रहा है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास, पैनक्रियास, है ना। अब पैनक्रियास तो सर आप बोलोगे सर ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था आपने, बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड होती है ना। पैनक्रियास क्या होती है? मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, कमर पे ऐसे अगर आप हाथ रखोगे ना पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपको किडनी महसूस होगी। ये देखो, ये किडनी, ये किडनी, ये 2 किडनी, है ना। सर किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है? नहीं बेटा, किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती। हालांकि हार्मोन रिलीज करती है, पता है आपको, किडनी एक इरेथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है जो रेड ब्लड सेल बनाने का काम करता है, लेकिन वो भी अपन को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो अपने कोर्स में नहीं है अभी। ये देखो, किडनी ने हैप्पी बर्थडे की टोपी लगा रखी है ना, हैप्पी बर्थडे किडनी, हैप्पी बर्थडे किडनी, ये देख रहे हो, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये दोनों है ना, ये दोनों का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, ये 2 होती है बेटा अपने पास, है ना। कितनी होती हैं? ये 2 होती हैं, ओके। और फिर एड्रीनल ग्लैंड के नीचे हम लोगों को मिलेंगे गोनैड्स। अब गोनैड्स दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। यहाँ मेल के अंदर होंगे टेस्टिस, ये देखो, ये है ना, इन दोनों को मैंने लिख दिया टेस्टिस। और फीमेल में क्या होगी बेटा? ओवरीज, ये देखो यहाँ पे, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता हो तो फिर यहाँ से फिमरे निकलते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, और ये इस तरीके से ऐसे करके होता है ना, पूरा स्ट्रक्चर। अभी अपन को पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। इन दोनों को बेटा अपन क्या बोल रहे हैं? ओवरीज। ये क्या हो गई? ओवरीज, ठीक है। ये हो गया टेस्टिस, ये हो गई ओवरी, और इन दोनों को मिला करके हम लोग पता है क्या नाम देते हैं? गोनैड्स। इन दोनों को हम नाम देते हैं गोनैड्स, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हो गई? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल और गोनेट्स, यानी टोटल मिलाकर के 9 ग्लैंड्स होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। इसमें से सारी आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं आप लोगों को टेबल के फॉर्म में समझाऊंगा कि किसका क्या रिलेशन होता है, ठीक है। पहले आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करें बेटा, है ना। फटाफट देखो, आओ समझो। ये टेबल पे अपन बाद में आएंगे। पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि किस तरीके से ये मास्टर ग्लैंड का कंसेप्ट क्या है और ये क्या सीन है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, है ना, मैं समझाता हूँ। देखो समझो, इसमें ना मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जो तुम्हें रिप्रोडक्शन में भी काम आएगा। देखो समझो, होता क्या है, ये जो हाइपोथैलेमस है ना बेटा, हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस है ना बेटा, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है ये। कौन है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, है ना, यानी हेडमास्टर है ये, ठीक है। क्या है ये? हेडमास्टर है। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है ना। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, समझ रहे हो। लेकिन पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, तो उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब देखो होता क्या है ना कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, वो मेनली 2 ही तरीके के हार्मोन निकालता है, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो कि ये पीछे वाले इसमें जाते हैं। मान लो कि ये जो हमारा है ना, इसका नाम है चिंटू, मिंटू रख देते हैं इस बार, मिंटू, ठीक है। मिंटू मिक्की, है ना, ये मिक्की है, ये मिंटू है। अब ये दोनों बच्चे बढ़ रहे हैं। अब प्यूबर्टी आई, तो आपको पता है प्यूबर्टी में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने शुरू होते हैं, कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, और उसके बाद वो चेंजेस बढ़ते जाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं। आपको पता है ये कैसे आता है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है बेटा जी, होता ये है कि हाइपोथैलेमस ना यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि भैया देखो टाइम आ गया है प्यूबर्टी का, तो अब आप कुछ हार्मोन रिलीज करना शुरू करो। तो हाइपोथैलेमस इस टाइम पे पता है क्या निकालता है? GnRH। ये मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ तुम्हें, ये सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। GnRH का मतलब होता है बेटा
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन, गोनेड्स की ट्रोपिन मतलब ग्रोथ, गोनेड की ग्रोथ करने वाला हार्मोन। तो अब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही जीएनआरएच मिलेगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन सीक्रेट करेगी, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, अपने हार्मोन सीक्रेट करेगी, और उसके हार्मोन का नाम क्या है बेटा, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच ग्लैंड के पास जाएंगे। कौन सी ग्लैंड के पास जाएंगे, ये जाएंगे गोनेड्स के पास। जैसे मान लो अगर हम मिंटू की बात कर रहे हैं तो ये जाएंगे टेस्टिस के पास, है ना। ये किसके पास जाएंगे, टेस्टिस के पास। और जैसे ही एफएसएच और एलएच, जैसे ही एफएसएच और एलएच टेस्टिस के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, है ना, जैसे ही एफएसएच और एलएच टेस्टिस के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा और फिर टेस्टिस अपने हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन्स, है ना। एंड्रोजन पूरा ग्रुप होता है बेटा जिसका एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, और अभी फिलहाल के लिए अपन एक ही मान लेते हैं, ठीक है। और फिर इन हार्मोन से क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, है ना। ये सब एग्जांपल बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन कौन कौन से हैं, देखो, जीएनआरएच हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से आया, एफएसएच और एलएच हार्मोन है जो पिट्यूटरी से आए, फिर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन है जो टेस्टिस से आए। लेकिन ये कैसे चल रहा है, पहले हाइपोथैलेमस बता रहा है पिट्यूटरी को कि क्या करना है, फिर पिट्यूटरी बता रही है अपने हार्मोन से ग्लैंड को कि क्या करना है, फिर ग्लैंड अपने हार्मोन से बॉडी को बता रही है कि क्या करना है। तो मुझे बताओ, एक सेल से दूसरा सेल, भाई ऐसे मान लो ये ऑर्गन है तो अभी सेल का ही बना हुआ है ना, तो एक सेल से दूसरे सेल पिट्यूटरी को मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्या पहुंचा रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं कि अरे भैया जग जाओ, प्यूबर्टी आ गई, टाइम हो गया, है ना। फिर पिट्यूटरी बोलती है टाइम हो गया, अच्छा चलो ठीक है। फिर वो एफएसएच और एलएच के थ्रू क्या कर रही है, ग्लैंड के तक मैसेज पहुंचा रही है। तो मुझे बताओ, एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड से तीसरी ग्लैंड, ये हार्मोन कर क्या रहे हैं, क्या ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम नहीं कर रहे, क्या सोच के देखो, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम नहीं कर रहे क्या ये। तो यही तो मैंने आपको बताया था, हार्मोन होते क्या है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं बेटा, ये मैसेज लेकर के जाते हैं, समझ पा रहे हो, है ना। ये क्या करते हैं, मैसेज लेकर के जाते हैं, है ना। तो ये इस तरीके का सीक्वेंस होता है बेटा अपना, ओके। तो चलिए, अब हमारे पास जो जो हार्मोन है ना, मैं उसके बारे में आप लोगों को इस टेबल फॉर्म में बता देता हूँ, क्योंकि देखो हार्मोन के बारे में अपने आप में एक पूरा चैप्टर आता है बेटा 11th क्लास में। 11th क्लास बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर ये है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरा हार्मोन के ऊपर बेस्ड है वो चैप्टर पूरा, ठीक है। लेकिन अभी अपन को उतना ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, तो मैं आप लोगों को सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से अपन को पढ़ने हैं, अपन जो पढ़ने हैं अपन वही बात कर रहे हैं। एक आपको थोड़ा बहुत हाइपोथैलेमस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद आपको पैनक्रियास के बारे में पता होना चाहिए, पैनक्रियास, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा आपको गोनेड्स के बारे में पता होना चाहिए, गोनेड्स के बारे में पता होना चाहिए। गोनेड्स का मतलब क्या होता है, इस तरफ मैं लिख देता हूँ टेस्टिस, है ना, सेकेंड, ठीक है। देखो इधर मैं लिख देता हूँ, हाँ इधर मैं लिख देता हूँ टेस्टिस और इधर मैं लिख देता हूँ ओवरी, ठीक है। यानी कि ये फीमेल का पार्ट हो गया, ये मेल का पार्ट हो गया, मेल का पार्ट हो गया, समझ पा रहे हो, है ना, ये मेल का पार्ट हो गया, ऐसा, ओके। तो अपन को बेटा इन्हीं के बारे में बात करनी है। हार्मोन कौन कौन से होते हैं, देखो आओ फटाफट से देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस के दो ही हार्मोन होते हैं बेटा, एक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। दो ही हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट या रेगुलेट भी बोल सकता हूं क्योंकि रोकते भी हैं, रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है या रेगुलेट करता है कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड आप अपने हार्मोन बनाओ, ज़्यादा नहीं बनाने तो पिट्यूटरी ग्लैंड भैया जितना हो गया बहुत है, अभी आप अपने हार्मोन रोक दो, ऐसे करके ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है बेटा, अब देखो थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक चीज़। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बेटा मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, है ना, देखो ध्यान से समझना। क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये मेरा डायंसिफिलॉन वाला पार्ट हो गया, ये मेरा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट हो गया, ठीक है।
ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हो गया हाइपोथैलेमस, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि हाइपोथैलेमस के जस्ट आगे की तरफ ऐसे एक स्टॉक होता है, उससे जुड़ करके यहाँ पर ऐसे करके ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रखी हुई है, सही है, ठीक है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना बेटा, उसके दो मेन पार्ट होते हैं। जैसे एक तो ये पीछे वाला मार्क कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये देखो लाइक दिस, ये वाला, है ना। और एक ऐसे ही ये आगे वाला पार्ट होता है, ये देखो ये आगे वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट, ठीक है। इसके अलावा बीच में भी एक पार्ट होता है, ये देखो ये, यानी कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, आगे वाली, बीच वाली और पीछे वाली। लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है ना बेटा, जो आगे वाली पिट्यूटरी होती है ना, बीच वाली पिट्यूटरी यानी मिडिल पिट्यूटरी, उसके साथ लगभग सुपर इम्पोज हो जाती है, तो इतना क्लियर कट हमें दिखता नहीं है। हमें दो ही मेन चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे, दो ही मेन पार्ट दिखते हैं। कौन कौन से पार्ट दिखते हैं? जो पीछे वाला है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और जो ये आगे वाली है ना, आगे वाली, ये और ये बीच वाली, दोनों को मिला करके हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती है। देखो क्या होता है ना, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसके हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, ओके। ऐसे ही हमारे पास होता है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उनके हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मिडिल वाली से निकलता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमारे स्किन सेल के अंदर जो कलर आता है ना, हमारे स्किन का जो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ज़्यादा मेलानिन निकलेगा तो ज़्यादा डार्क स्किन टोन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है ना बेटा, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है, प्रोलैक्टिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ हमारे पास होते हैं FSH और LH, जो ऑलरेडी हम लोग अभी लास्ट एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, सॉरी, FSH और LH, है ना। तो अभी जो लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया वो अपना मिंको और मिंकी वाला, है ना, कि भैया प्यूबर्टी के बाद उनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट होंगे जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे उनके हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर गोनेड्स के जो हार्मोन होंगे उनसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा, सही है ना, उसके बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो इसी तरीके के कई सारे हार्मोन्स जो होते हैं ना बेटा, ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। वहीं अगर मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करूँ ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा दो ही हार्मोन सिक्रेट करती है। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है ADH। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं और इसे वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है, वेसोप्रेसिन, है ना। अब आप बोलोगे कि सर इतने सारे नाम है, हमें कितने सारे याद करने हैं ना। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें इतने सारे याद नहीं करने। तुम्हें एक मेन याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, है ना। ये तुम्हें मेन याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन। ये वाले सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन आपके कोर्स में नहीं है, और एक FSH और LH तुम्हें याद रखना है, ठीक है। मतलब ये दो तुम्हें एंटीरियर मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से याद रखने हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बना तो ऑक्सीटोसिन से बन सकता है, बाकी ADH या वेसोप्रेसिन से अभी फिलहाल आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ADH और वेसोप्रेसिन जो होता है ना बेटा, देखो वेसल्स को प्रेस करता है। बेसिकली जब हमारी किडनी की जो GFR होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो थोड़ी लो हो जाती है, मतलब मान लो कि किडनी को जितना ब्लड फिल्टर करना चाहिए वो उतना नहीं कर रही है, तो ये हमारी बॉडी क्या करती है, उसको वेसोप्रेसिन रिलीज करके बताती है कि भैया आप थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करो। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ना तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, याद करो मैंने आपको एक्सक्रीशन में बताया, स्पीड बढ़ जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा, ओके। तो इस तरीके से होता है, लेकिन अभी अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है। इसका मतलब ये है मेरे बच्चा जी, देखो इधर अपन पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या याद रखेंगे, इधर एक तो मुझे पता होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन के बारे में, है ना, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक तो मुझे पता होना चाहिए GH, इसको HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, एक ही बात है बेटा, ठीक है। इसको सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सोमेटोट्रोपिन, देखो ट्रोपिन वर्ड का मतलब होता है डेवलपमेंट, जैसे गोनेडोट्रोपिन गोनेड्स का डेवलपमेंट, है ना। ऐसे ही सोमेटोट्रोपिन, सोमा मतलब बॉडी, ट्रोपिन मतलब उसका डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, समझ पा रहे हो आप, बॉडी की ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना,
ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की जो ग्रोथ होती है ना, मतलब साइज का इंक्रीज होना, हाइट का इंक्रीज होना, बोन का एलोंगेशन होना, हमारे ऑर्गन्स का अंदर से जो साइज है उसका इंक्रीज होना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन कराता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। आपको पता है अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन से ही बहुत कम रिलीज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ना ड्वार्फिज्म आ जाता है ना। जैसे आपने सर्कस गए हो, वहाँ पे आपने ड्वार्फ पीपल देखे, ड्वार्फ बहुत छोटे छोटे से होते हैं, है ना, आपने मूवीज़ में भी कई बार देखा होगा, तो उसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो जायंटिज्म, 7-7, 8-8 फुट के बंदे हो जाते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हार्मोन बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है और अगर वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो डिजीज़ कॉज कर सकता है ना, तो ये इसकी डिजीज़ होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा मुझे और क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा मुझे इसके अंदर पता होना चाहिए FSH और LH के बारे में। FSH और LH क्या करते हैं बेटा, ये स्टिमुलेट करते हैं गोनैड्स को, स्टिमुलेट्स गोनैड्स, स्टिमुलेट्स गोनैड्स, है ना, और उनका डेवलपमेंट भी करते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, गोनैड्स का डेवलपमेंट करते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं कि भैया अब आप अपने हार्मोन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर और स्टिमुलेटिंग हार्मोन मुझे पता होना चाहिए तो मुझे TSH के बारे में एक एग्जांपल में TSH में लिख सकता हूँ कि भैया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, ठीक है, समझ पा रहे हो। और एक बेटा मुझे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, उसका क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है बेटा, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है ना, जिसको हम चाइल्ड डिलीवरी भी कहते हैं, डिलीवरी, तो उस दौरान बेटा ये ऑक्सीटोसिन ना यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें आप लोगों को वापस से बताऊंगा। यूट्रस में मसल की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको मायोमेट्रियम कहा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बाहर की तरफ पुश होता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी ऑक्सीटोसिन के बारे में मुझे क्या बात याद रखनी है, ऑक्सीटोसिन के बारे में मुझे बात याद रखनी है कि चाइल्ड डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इसका एक अच्छा खासा रोल होता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चाइल्ड बर्थ में कौन सी ग्लैंड का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, और आपको ये 4-5 नाम दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। जनरली क्या होता है कि बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, जिनको नहीं समझ में आता या जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, वो क्या सोचते हैं कि अरे यार अगर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ओवरी होगी, है ना, एक जनरल कंसेप्ट हमारे पास होता है। लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था, इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कई सारी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है ना, कई सारी ग्लैंड्स को जगाती है कि भैया उड़ जाओ, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य कुछ और है, जाओ हार्मोन बनाओ, खूब बनाओ, ठीक है, नहीं खूब नहीं बनाना, डिजीज हो जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है ना, उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन, जो ब्लड के कैल्शियम को कम करता है, लेकिन अभी अपन को उसके बारे में ध्यान नहीं रखना, हमें मेन T3 T4 यानी थायरॉक्सिन। देखो इसके दो मेन आप बोल सकते हो स्वरूप होते हैं ना, या फॉर्म होते हैं, T3 T4, T3 T4 के नाम से भी आया जा सकता है ना। इसके लिए आयोडीन जरूरी होता है बेटा, आयोडीन, है ना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अपन को। कौन सी ग्लैंड के हार्मोन में एक नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है, आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है ना, थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए होता है। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, मतलब ऐसा थायरॉक्सिन जिसमें 3 आयोडीन के एटम जुड़े हुए हैं। ऐसे ही T4 होता है टेट्रा आयोडोथायनोरिन, ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन या थ्रायोनिन, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें 4 आयोडीन जुड़े हुए हैं, ओके। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या है, आयोडीन रिक्वायर, मैं लिख देता हूँ आयोडीन रिक्वायर, है ना, ये एक इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कि यार थायरॉक्सिन करता क्या है। तो बेटा थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है ना, ये हमारी बेसल, देखो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेशन करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पता है क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा BMR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BMR, है ना। BMR रेगुलेट करता है हमारी। क्या है BMR का मतलब, देखो मेरी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट यूज होगा,
डेली के हिसाब से, कितना फैट टूटेगा, कितना प्रोटीन बनेगा, कितना प्रोटीन टूटेगा, ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना। तो बेसिकली थायरोक्सिन ही वो हार्मोन है जो हमारी इस मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अगर थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा हो जाए, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, हम बिल्कुल पतले से हो जाएंगे, है ना, आंखें बाहर आ जाएगी और बिल्कुल हबड़ तबड़ ऐसा जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन पहुंच जाती है, बीमारी होती है बेटा, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ऐसा नहीं कि अरे यार सर मैं तो ऐसे भी मोटा हो रहा हूँ, काश थायरोक्सिन बढ़ जाए, ना बाबा, बीमारी हो जाएगी, है ना। ऐसी अगर ये थायरोक्सिन कम हो जाता है, मान लो कि किसी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपो मतलब कम, यानी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन कम निकल रहा है, तो मेटाबॉलिज्म बेटा स्लो हो जाता है और बॉडी फूल जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। इसी के अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखनी है कि थायरोक्सिन हार्मोन है बेटा हमारा एक तो फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ के लिए हमारे ग्रोथ हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है और आपका थायरोक्सिन हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ। इसी के साथ साथ हमारी मेंटल ग्रोथ, इसी के साथ साथ हमारी सेक्सुअल ग्रोथ, तीनों तरीके की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा थायरोक्सिन, ठीक है। तो ये अपने को दिमाग में रहना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद हम चले पैनक्रियास पे। अब देखो पैनक्रियास में जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है ना, पैनक्रियास में तो दोनों पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। तो पैनक्रियास में जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना। ये एक काम करो, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुश्किल ही पूछा जाएगा आपसे तो पैनक्रियास के हार्मोन पूछे जाएंगे, उसको स्पेशल नाम देते हैं बेटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ओके। इसमें दो तरीके के सेल होते हैं, वैसे 3-4 तरीके के सेल होते हैं, अपने को दो याद रखने। कौन कौन से सेल याद रखने बेटा अपने को याद रखने हैं दो सेल। कौन कौन से? एक का नाम है अल्फा सेल, और इनका हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, है ना, हार्मोन का नाम है बेटा ग्लूकागॉन। और दूसरे होते हैं जिनका नाम है बीटा सेल, इसके हार्मोन का नाम होता है बेटा इंसुलिन, ठीक है, इसके हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। दो हार्मोन होते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है, देखो ध्यान से समझो, ग्लूकागॉन क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जबकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बेटा ब्लड के ग्लूकोज को कम कर देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है ना उसको डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज। यानी ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के ब्लड के ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, ब्लड के ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं बेटा, रेगुलेट कर रहे हैं, ब्लड के ग्लूकोज का रेगुलेशन कर रहे हैं, ओके। इंसुलिन अगर बॉडी में आया इसका मतलब ब्लड में से ग्लूकोज कम किया जाएगा, क्लियर है। और ग्लूकागॉन आया तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाया जाएगा। यानी जो लोग होते हैं ना जिनकी ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, आपको पता है उस बीमारी का नाम क्या होता है, डायबिटीज़ मिलेटस, ठीक है। उसमें क्या होता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, मतलब ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, है ना। इंसुलिन का इंजेक्शन सुना होगा आपने, तो वो ब्लड के ग्लूकोज को कम करता है, ओके, क्लियर है। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास आता है एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास दो मेन पोर्शन होते हैं, एक कॉर्टेक्स मतलब बाहर का पोर्शन, एक मेडुला बीच का पोर्शन। अपने कॉर्टेक्स वाले हार्मोन अभी कोर्स में नहीं है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन में, लेकिन अभी अपने को नहीं समझना है। अपने मेडुला वाला रीजन मतलब हमें तो ये मानना है कि एड्रिनल ग्लैंड अगर आ जाए तो बेटा मेरे पास होता है एड्रीनलिन हार्मोन, है ना। इसी का एक दूसरा रूप होता है बेटा एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब देखो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एक और हार्मोन आ गया यहाँ पे नॉर एड्रिनलिन, सेम स्पेलिंग। ऐसी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। अब देखो बच्चे को क्या लगता है कि यार एड्रिनलिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है तो नॉर तो मतलब उल्टा ही कर रहा होगा, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा होगा, है ना। लेकिन ये नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये चारों हार्मोन एक ही काम करते हैं, सब मिल करके काम करते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, तो देखो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं ना बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं, ये जो हार्मोन है, ये वाले जो हार्मोन है ना, इनको एक अलग से नाम दिया हुआ है इमरजेंसी हार्मोन, अभी इमरजेंसी हार्मोन का मतलब क्या हुआ सर? देखो यार, मान लो कि तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। अब सुबह सुबह तुमने सोचा, है ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन की कमी है ना, उसने तुम्हें बोला कि यार एक काम करते हैं, स्कूल तो अपन रोज ही जाते हैं, चल आज घूमने चलते हैं, है ना, हम हैं आज़ाद परिंदे, आज हम घूमेंगे। तुम्हें पता है कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है।
अगर पकड़े गए तो बहुत भयंकर सुताई होगी, है ना, लेकिन बेस्ट फ्रेंड है, क्या करें, अपना ही है। तो तुम्हारे दिमाग में खुजली चलेगी कि चलो यार चल लेते हैं, क्या ही जाता है। अब मान लो कि तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ चले हो, है ना, तुम घूमने चले गए, स्कूल की तुमने मार ली बंक, अब तुम घूम रहे हो इधर उधर टहल रहे हो, है ना, अब तुम एक जगह रुके थोड़ा सा पानी पूरी खाने के लिए कि चलो यार पानी पूरी गोलगप्पे खाए जाए। अब तुम गोलगप्पे खा रहे हो, तुमने सामने से देखो पापा आ रहे हैं, अरे बाप रे, अब तुम्हारी हालत कैसी होगी, है ना, पापा आ रहे हैं, लंका लग गई, है ना, हार्ट रेट एकदम से तेज हो जाएगी, स्वेटिंग आने लग जाएगी, स्वेटिंग स्वेटिंग, है ना, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी सांस लेने लगोगे, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, एकदम से हाथ पैरों में एक झंझनी सी महसूस होगी, है ना। ये सब क्या है, ये बेटा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इमरजेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी अपने आप को तैयार करती है। किन चीज़ों के लिए तैयार करती है, 3 F लिखवा रहा हूँ देखो मैं, एक है फ्लाइट मतलब भागना, एक है फियर मतलब डर जाना, और एक है फाइट मतलब अगर लड़ाई हो जाए तो, है ना, लड़ाई हो गई तो। फ्लाइट, फियर, फाइट, इन तीनों कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी में अचानक से एक रिस्पॉन्स आता है, और उस रिस्पॉन्स में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं बेटा, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, है ना, ताकि जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचे। कहाँ तक पहुंचाना है ब्लड, मसल्स तक, यानी कि हमारी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, तो मेरी ब्रीथिंग रेट जो है बेटा, ब्रीथिंग रेट वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, है ना, रेस्पिरेटरी रेट वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, स्वेटिंग होगी। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, यहाँ पर पता है क्या होता है, हमारी बॉडी में बॉडी बहुत सारे काम कर रही होती है। जैसे मान लो आप खाना खा के गए, डाइजेशन का काम चल रहा है, अब ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी मतलब फाइट फ्लाइट फियर, है ना। अब ये देखो, आप तो डर रहे हो क्योंकि पापा पीटेंगे, दूसरे जो एनिमल है, जैसे मान लो कि अगर कोई हिरन घूम रहा है ना, जंगल में, और उसके ऊपर किसी लायन ने हमला कर दिया, टाइगर ने हमला कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर जो इमरजेंसी हार्मोन निकलेंगे ना, वो ये वाले काम करवाएंगे। ये काम उनके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा या फिर बाकी के जो सिस्टम होंगे, वहाँ से एनर्जी खींच करके बहुत सारी एनर्जी एक साथ हमारे हाथ पैरों की मसल तक भेजी जाएगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी है उस एनर्जी का क्या करना है, या तो लड़ लो या भाग लो, ठीक है। तो इसको बेटा हम बोलते हैं ट्रिपल एफ कंडीशन, इमरजेंसी हार्मोन, है ना। रटना नहीं है, क्या क्या होगा, अचानक से अगर हम डर गए तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, दुख 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 जल्दी जल्दी होने लग जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाएगा, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसे झंझनाहट सी फील होगी, ठीक है, कुछ अलग सा एक आपको सेंसेशन मिलेगा। इसी के साथ साथ स्वेटिंग होने लग जाएगी, है ना, स्वेटिंग होने लग जाएगी, पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा किस में आती हैं, आपके एड्रेनलिन हार्मोन में आती है ना। और लास्ट हमारे पास आता है बेटा गोनेड्स। तो गोनेड्स में हम लोग जानते ही हैं इसके बारे में, हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से बात करने वाले हैं। टेस्टिस के हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन, एंड्रोजन बेटा, एंड्रोजन एक्चुअली ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसमें एक हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरॉन, लेकिन अभी के लिए अपन दोनों अलग अलग मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं, आप तो दोनों लिख के आना, ठीक है। ऐसी ओवरी के अंदर हमारे पास होता है बेटा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन ये नॉन प्रोटीनेशियस हार्मोन है बेटा, प्रोटीन के नहीं होते। इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये सब प्रोटीनेशियस हार्मोन है, पर अभी अपन को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन क्या करते हैं, इन दोनों के कुछ मेन काम है जो कि कॉमन है। कॉमन काम कौन से हैं? देखो ये क्या करेंगे, ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कराएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट करेंगे दोनों में। जैसे फीमेल में आपको पता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो यूट्रस होता है ना, वेजाइना होता है, ओविडक्ट्स होती हैं, तो उनका डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर स्पर्म बनता है, मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो टेस्टिस से जब ये हार्मोन निकलते हैं तो जैसे वास डेफरेंस हो गई, ग्लैंड्स हो गई, है ना, यूरेथ्रा हो गया, तो इन सब का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट तो ये दोनों के अंदर करेगा, कॉमन, ठीक है। इसी के साथ साथ तो दूसरा काम क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट आएगा ना बेटा, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, टेंशन मत लो। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मेल में आवाज का भारी हो जाना, फीमेल में आवाज का पतला हो जाना, है ना, लो पिच वॉइस हाई पिच वॉइस हो गई, या फिर हमारे आर्म पिट्स के अंदर और पेल्विक एरिया के अंदर हेयर्स का फॉर्मेशन हो जाना, फीमेल में फेशियल हेयर्स रुक जाना, मेल में फेशियल हेयर्स का ग्रोथ होना, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होना, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसी के अलावा जो सेक्सुअल डिजायर होती है ना, वो भी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आती है, उसको बोलते हैं लिबिडो, लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर।
और अलग अलग काम की अगर मैं बात करूं, अलग अलग काम कौन कौन से बेटा, तो अलग अलग काम क्या है, मेल की अगर मैं बात करूं तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करा देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी मेल के अंदर क्या होगा बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और मेल के अंदर पता है क्या होता है, प्यूबर्टी में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ चलता है, ओल्ड एज तक चलता है, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं मिनार्क, यानी यहाँ पर क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता कैसे चलता है, फर्स्ट मेंसेस से, जो फर्स्ट ब्लीडिंग फेस आती है ना, तब पता चलता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे जितने भी हार्मोन है उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं उसका एक प्रॉपर चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया है, आराम से बैठो, देखो, समझो, लिखो। इसके बाद हमारे चैप्टर में और कुछ बचता नहीं है, ये आपका चैप्टर हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। फटाफट से देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को एनसीईआरटी दिखाता हूं, देखो एकदम मक्खन की तरह एनसीईआरटी अपन कर लेंगे, ठीक है ना, जल्दी से देख लो। हाँ जी, शुरू करें, है ना। तो बेटा ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब देखो एक बार अपन एनसीईआरटी पे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ, इसके अंदर ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, है ना। बिल्ली क्यों भागती है, भैंस क्यों चबाती है, सब अपनी बात हो गई। फिर एनिमल के नर्वस सिस्टम की बात हुई, हमने न्यूरॉन का डायग्राम समझ लिया, ठीक है। इस पहले वाला जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बात बता दी। फिर उसके बाद बेटा ये एक्टिविटी, अब देखो ये एक्टिविटी क्या है, बहुत सिंपल सी है। आप चीनी खाओ, फिर उसके बाद आप पानी पियो, फिर दोबारा चीनी खाओ, लेकिन अब नाक बंद कर लो, है ना। तुम खा के देखना, चलो घर पे आज करके देखना, है ना। तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट चेंज फील होगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के सेंस प्रोड्यूस करते हैं और एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे ब्रेन को पता चलता है। अगर मैंने दोनों तीनों में से कोई सा भी एक सेंस बंद कर दिया ना, तो सिग्नल थोड़ा सा जो होगा वो अलग सा आएगा, है ना। ये आप करके देखना, ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी, आपको समझ में आएगी, ठीक है, अलग आएगा। फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करी, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का हमने ये रिफ्लेक्स आर्क समझा, उसका जो पाथवे है वो समझा, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, हमने ब्रेन के बारे में बात करी, ठीक है, ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में बात करी। फिर उसके बाद ब्रेन के पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हमारी बात हो गई, है ना। फिर हाउ आर टिश्यू प्रोटेक्टेड, तो मैंने आपको बताया था ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली लेयर हो गई, फिर बीच में एरेक्नोइड मेम्ब्रेन हो गई और अंदर पाया मैटर हो गई, है ना। और उसके ऊपर क्रेनियल हमारा जो बोन है ना, वो वाली हड्डी है, ठीक है। तो इसके बारे में बात हुई। हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉजेज एक्शन, तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल्स के बारे में, वो अपनी बात कंप्लीट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इंटेक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो यार वॉकिंग क्या है, वॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, ये कोई सडन मूवमेंट नहीं है ना, ये डेली रूटीन का काम है। तो जब आप चलना सीख रहे हो तब तो फोर ब्रेन, मतलब आपका सेरिब्रम, ठीक है। और जब आप पूरी तरीके से चलना सीख गए हो, जैसे इस एज में आप बिना सोचे समझे चल सकते हो, कोई और आपका फोकस कहीं और है, कुछ और सोच लो, लेकिन आप चल सकते हो, तो इस कंडीशन में बेटा हमारा सेरिबेलम, हिंड ब्रेन का सेरिबेलम, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर है। यहाँ पे क्या होता है, हैंड और फीट के बीच में कोऑर्डिनेटेड तरीका होता है, कोऑर्डिनेटेड सिग्नल्स जाते हैं, है ना, कि पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, ओके। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है ऐसा, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है कि कब होने वाला है ना। उसका कोऑर्डिनेशन क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन है रिफ्लेक्स आर्क, एक पाथवे होगा जो सडन अनप्रिडिक्टेबल चेंज के दौरान हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा, ओके। तो आप लिख लोगे आराम से। देन देखो व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो मैंने आपको बताया था दो न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स है, मतलब गैप है। तो इस वाले न्यूरॉन के सिनेप्टिक बटन यानी नर्व एंडिंग से केमिकल्स रिलीज होंगे, ये केमिकल्स बीच में आएंगे और इस वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के रिसेप्टर उस केमिकल को रिसेप्ट करेंगे और फिर उसके बाद वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद देखो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, तो मैंने आपको क्या बताया, सेरिबेलम। सेरिबेलम का ये काम होता है बेटा, है ना, किसी भी वॉलंटरी एक्शन को एफिशिएंसी से सीख करके करने के बाद उसको प्रॉपर परफेक्शन के साथ करना, ये सारा सेरिबेलम का काम होता है, ठीक है। पोस्चरिंग, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, बैलेंस को बनाना, ये सब सेरिबेलम का काम होता है। फिर उसके बाद हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, क्यों, एक तो पहला तो डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, भाई अगरबत्ती जहाँ जली वहाँ पे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, वो डिफ्यूज होकर के मेरे नाक तक आ गए। फिर मेरी नोज के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसे सेल्स होंगे जिनके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होंगे, ऐसे रिसेप्टर जो हवा के अंदर से जो अलग सी स्मेल है उसको सेंस कर सके, है ना। तो जैसे ही ये स्टिमुलस, अगरबत्ती का जो धुआं है, जो उसकी स्मेल है, वो स्टिमुलस मेरे नाक के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पे पड़ेगी, एक सिग्नल जनरेट होगा जो मेरे ब्रेन को बताएगा कि हाँ यार अगरबत्ती जल रही है ना। तो ये तरीका होता है।
फिर इसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, तो मैंने आपको बताया था, देखो ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन जिस वक्त हो रहा है, जैसे मान लो इस वक्त मेरे यहाँ पे कोई सुई चुभी और मैं एकदम से हो गया है ना, मैं एकदम से पीछे हट गया, तो बेटा जिस वक्त रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है ना, उस वक्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ध्यान से सुन लो, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होती उस समय। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भले ही ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, वहां पे सिर्फ एक चीज होती है कि जो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल आया, रिले न्यूरॉन से तुरंत उसको मोटर तक पहुंचा दिया जाए। थिंकिंग, सोचना, प्रोसेसिंग करना, मेमोरी में चेक करना, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। ओके तो ब्रेन यानी सीएनएस का काम क्या है, सिर्फ रिले न्यूरॉन है, इधर से सिग्नल उठा के उधर पटक रहा है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे। ओके तो ये हो गया हमारे पास। फिर कोऑर्डिनेशन प्लांट के बारे में बात करी बेटा हमने, छुई मुई के बारे में बात करी, ये कंप्लीट हो गई अपने पास। ठीक है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, उसके बारे में बात हुई। अब देखो यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारी एक्टिविटी दे रखी है। ये एक्टिविटी बेटा आपसे पूछी जाएगी कि भैया मान लीजिए कि मैंने एक पेड़ लिया और ये तीन तरफ से मैंने उसको ढक दिया, मतलब यहाँ से लाइट नहीं आ रही, सिर्फ यहीं से लाइट आ रही है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की वजह से, याद है, ऑक्सीजन की वजह से ये जो टिप होगी ये लाइट की तरफ मूव कर जाएगी। इसको अपन ने क्या नाम दिया था, फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, है ना। ऐसे सेम टू सेम अगर आप देखो, अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके से रखा, तो ये देखो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, रूट्स क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक की ग्रेविटी की तरफ जा रही है, जबकि जो शूट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, है ना। तो ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आप कर लोगे आराम से। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके के प्लांट हार्मोन्स के बारे में। देखो जिबरेलिन के बारे में बात हुई, साइटोकाइन के बारे में बात हुई, आप पढ़ना, आपको आराम से समझ में आएगा। इंटेक्स क्वेश्चन देखो, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, तो प्लांट हार्मोन्स क्या होगा बेटा, हार्मोन्स क्या होते हैं सबसे पहले तो केमिकल मैसेंजर, तो प्लांट हार्मोन क्या होगा, केमिकल मैसेंजर्स इन प्लांट, जो कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सेल ग्रोथ करा रहा है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करा रहा है, एब्सिसिक एसिड रोक रहा है सेल डिवीजन को। ओके फिर नेक्स्ट, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रोथ डिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, जो लाइट की तरफ मूवमेंट है वो ग्रोथ डिपेंडेंट है, टेम्पररी नहीं होता, परमानेंट होता है, स्लो होता है ना। जबकि जो सेंसिटिव प्लांट के अंदर आपने छुई मुई के ऊपर रखा और वो बंद हो गया, है ना, हाथ रखा और वो बंद हो गया, तो वो क्या है, वो टेम्पररी इफेक्ट है, थोड़ी देर बाद वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, वो वाटर के मूवमेंट की वजह से हो रहा है ना। और ये क्या है बेटा, क्विक रिस्पॉन्स है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ, तो बेटा आप ऑक्सीजन का एग्जांपल दे सकते हो, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। मैंने आपको 3 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बताए हैं जो ग्रोथ करवाते हैं। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ के नेगेटिव कंसेप्ट में आते हैं, मतलब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, जिसमें से इथाइलिन आपके कोर्स में नहीं है, वो दोनों का काम कर सकता है। ठीक है, आप तो इथाइलिन बस ये याद रखना गैसियस हार्मोन है और फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, बाकी इथाइलिन आप छोड़ दो। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ये तीनों हार्मोन क्या करेंगे, ग्रोथ को करवाएंगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, यानी उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहेंगे। तो आप इसमें तीनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हो। देन हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट, तो बेटा वही सेम टू सेम, थिग्मो रिसेप्टर हुआ, है ना, आप देखो ऐसे ध्यान रखना, थिग्मो रिसेप्टर हुआ तो ये इस तरीके से मूव होगी, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे मान लो इसको इस तरफ मूव होना है ना, इस तरफ मूव होना है, तो ऑक्सीजन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तभी यहाँ की ग्रोथ होगी और फिर वो ऐसे गोल 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 घूम के उसको लपेट लेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म, तो आप कर सकते हो बड़े आसानी से, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर जैसे मान लो यही वाला है ना, ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट रख सकते हो और यहाँ पे आप पानी रख सकते हो, यहाँ पे आप पानी रख सकते हो ना, तो इसका आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है, हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी हॉर्मोन्स इन एनिमल्स के अंदर। ठीक है, एक्टिविटी देखो, आइडेंटिफाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मेंशन द फिगर, ये अपने बात हो चुकी है। ये देखो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसका डायग्राम मैंने आप लोगों को बना करके बता दिया है। ठीक है, और बेटा लास्ट में हमारे पास आ गया ये टेबल, तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ करता है ऑर्गन्स की, थायराइड ग्लैंड से आएगा थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना, देखो इसको अभी भर देता हूँ मैं आपके साथ ही। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हार्मोन का नाम हो गया थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से आ रहा है, पैनक्रियास से आ रहा है, पैनक्रियास से आ रहा है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, कम करता है उसको। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट, है ना, और क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तीनों बात आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद ओवरी से कौन से आते हैं, तो भैया प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये तीनों गए। फिर एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और ये क्या करता है, ट्रिपल एफ कंडीशन,
फाइट फ्लाइट फियर, क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, स्वेटिंग करवा देगा, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, जो भी अपन ने पढ़ा। फिर रिलीजिंग हार्मोन, तो देखो मैंने बताया ना यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस यहाँ दे रखा है, देखो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस को मैंने कैपिटल्स में अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि वो ब्रेन का भी पार्ट है, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। और ये देखो स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन। ओके, तो बेटा ये अपना कंप्लीट हो जाता है, आराम से आप देख करके लिख लो पहले इसको, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आओ, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स, ड्यू थ्रू हार्मोन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन बनाती हैं और वो हार्मोन ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक जाता है। वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, तो ये आपको पता है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन ढंग से नहीं बनेगा, थायराइड ग्लैंड स्वेलअप हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगी, अलग अलग बीमारियां हो जाएंगी। उस बीमारी को नाम बोलते हैं गोइटर, गोइटर, सिंपल गोइटर उसको नाम देते हैं, ठीक है। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, तो मैंने आपको बताया हार्ट रेट का इंक्रीज होना, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होना, ठीक है, और स्वेटिंग हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पाइलो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब चीज़ें, ओके। फिर उसके बाद वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, तो अपने बात हो चुकी है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। उनमें ब्लड शुगर बढ़ा ही क्यों, शायद इसलिए बढ़ा होगा कि या तो जितना इंसुलिन बनना चाहिए उतना बना नहीं, या फिर उसमें सेल ही खराब हो गए, जैसे मान लो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए, बने ही नहीं, खराब हो गए, तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो उनको तो बेचारों को बाय बर्थ मतलब बर्थ के बाद से ही इंसुलिन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है ना, उसको अपन टाइप 1 बोलते हैं। और दूसरी होती है जो खराब लाइफस्टाइल की वजह से हम मीठा ही मीठा खाए जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो रही है, ऐसी कंडीशन में भी इंसुलिन की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की, मतलब ट्रीट तो आप नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो आप लिखोगे कि डायबिटीज़ वाले वो पेशेंट होते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनमें या तो इंसुलिन बहुत कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, दैट्स वाई वी नीड इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो अब इसके बाद आप लोगों का बेटा चैप्टर हो गया खत्म, आप ये क्वेश्चंस कर लेना, आपको बहुत इजीली हो जाएंगे। तो ये बेटा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हो गया, इसकी सारी एक्टिविटी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा आप PYQs लगा करके देखना, आपको बहुत ईजिली अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है ना। और इस चैप्टर के बाद अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, जहाँ हम रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए एंड मेहनत करते रहिए, बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।